तो गाइज व्हाट्सअप क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द चैनल। सर यार ये चैप्टर वैप्टर बाद में स्टार्ट कराना। आप पहले बताओ आप कहाँ चले गए थे। क्लास ही नहीं हो रही थी। तो देयर वॉज सम अनसर्टेनिटी इन द फैमिली और उसकी वजह से आई वॉज नॉट एबल टू टेक द क्लासेस। बट अभी अपन कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, क्लासेस को। और तुम लोग मस्त एकदम अच्छे से पढ़ाई करना है इसके साथ, ठीक है। और इसी सितंबर में यू हैव टू क्लियर एट एनी कॉस्ट यू हैव टू क्लियर। और प्लस तुमको एग्जामेशन लेकर आनी है लॉ में। तुम कमेंट करके मुझको बताओगे कि सर मेरी एग्जामेशन आई है लॉ में, ठीक है। तो उसके लिए अपन बहुत मेहनत करेंगे, ट्रस्ट में, अच्छे से पढ़ना। तो लॉ में एग्जामेशन लाना इज इजी, ठीक है। ऐसा कोई चैलेंजिंग टास्क नहीं है। अगर अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से पेपर लिख के आओगे तो इट इज वेरी इजी टू स्कोर एग्जामेशन इन द लॉ सब्जेक्ट ऑल्सो, ठीक। तो सर एक चीज और बताओ पहले हमको कि हमको नोट्स नहीं मिल रहे थे। और मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए व्हाट्सएप पे कि सर हमको नोट्स नहीं मिल रहे हैं और लेक्चर का जो लिंक है वो भी पता नहीं कौन से वाले चैनल में आ रहा है। तो मैं तुमको बता देता हूँ कि जो आपका टेलीग्राम चैनल है ना, आपको ये वाले टेलीग्राम चैनल में जाना है, इंटर बीबी वर्चुअल्स वाले में, ठीक है। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, इसको ज्वाइन कर लेना। जो भी क्लास का लिंक रहेगा वो इसी चैनल में आएगा। जो भी ये नोट्स मैं यहाँ पर जो लिखवा रहा हूँ या जो भी मैं क्या बोलते हैं, ये जो बुक वाले नोट्स हैं, ये जो भी मैं भेजूंगा वो इसी वाले चैनल के अंदर रहेंगे। तो आपको यहीं से ही क्लास का लिंक भी मिलेगा और यहीं से ही नोट्स का लिंक भी मिलेगा। तो इसीलिए ये वाला चैनल ज्वाइन कर लेना नालायकों, उसके बाद ही आगे पढ़ना, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 1 जो था वो अपना कंप्लीट हो गया था। दो पार्ट हमने लिए थे जिसमें क्या बोलते हैं, डेफिनेशंस हमने करी थी दोनों पार्ट के अंदर। जो भी रेलेवेंट डेफिनेशंस थी अलोंग विद मैक्सिमम लॉजिक्स आई हैव टोल्ड यू इन दैट चैप्टर। जो भी मुझे लगता है कि ये वाली चीजें बहुत मतलब पता ही नहीं रहती बच्चों को, मैंने वो कोशिश करी बताने की। और ऐसे ही अब इस चैप्टर में भी रहेगा। ये चैप्टर सच्ची में बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। यार जो पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ने वाले हो, ये चैप्टर में बात होने वाली है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्लस प्लस ये चैप्टर में बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे वो एमओए का हो गया, चाहे वो एओए हो गया। सर ये नाम तो हमने पहले सुने हुए हैं, मेमोरेंडम हमने सुना हुआ है, आर्टिकल हमने सुना हुआ है। तो उसी के जो लीगल प्रोविजंस है वो इस चैप्टर के अंदर आएंगे, ठीक है। और कुछ डॉक्ट्रिन्स भी रहने वाली हैं। सर डॉक्ट्रिन्स क्या होती हैं, दैट आई लेट यू नो, ठीक है। वो मैं बताऊंगा लेटर स्टेज पे कि डॉक्ट्रिन्स क्या होती हैं और कौन कौन सी डॉक्ट्रिन हमको पढ़नी है। बट अभी मस्त एकदम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं और शुरू करते हैं। आओ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एंड इंसिडेंटल मैटर्स। सर इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के बारे में बात करने वाले हैं, चार्टर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू मतलब उसी से रिलेटेड मैटर्स के बारे में बात होने वाली है, ठीक है सर। एक चीज और बताओ सर ये चार्टर डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? मतलब वी आर फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो ये चार्टर डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? तो हम देखेंगे क्या होता है। अभी मैं तुम्हें क्यों बताऊं, ऐसे सस्पेंस क्यों खोलूं, ठीक है। चलो सबसे पहले एक बेसिक सा टॉपिक बात कर रहे हैं कि प्रमोटर क्या होता है। सर प्रमोटर किसे बोलते हैं? सर ये नाम तो हमने सुना हुआ है। प्रमोटर का मतलब होता था जो व्यक्ति एक आइडिया कंसीव करता है माइंड में कि मेरे को एक कंपनी क्रिएट करनी है और वो कंपनी फॉर्म करता है, तो उस पर्सन को हम बोलते हैं प्रमोटर। बट ये तो जनरल मीनिंग होता है प्रमोटर का। अगर हम बात करते हैं टेक्निकल मीनिंग की, लीगल डेफिनेशन ऑफ द प्रमोटर, वो गिवन है अंडर 2 क्लॉज 69, सेक्शन 2 क्लॉज 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट। और यहां पर प्रमोटर की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है मैं तुमको यहीं पे बता देता हूं, तुम चेक कर लेना, तुम्हारे पास चैप्टर 1 के नोट्स रहेंगे। वहां पर डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि सर प्रमोटर उस पर्सन को कहा जाएगा जिसका नाम या तो प्रोस्पेक्टस में या फिर कंपनी के एनुअल रिटर्न में मेंशन किया जाता है कि ये प्रमोटर है, तो मतलब वो प्रमोटर है। या फिर वो व्यक्ति जिसका कंपनी के अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो बंदा प्रमोटर है। या फिर अगर मान लीजिए कि सर कोई पर्सन है, उसके डायरेक्शंस पर बोर्ड ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ द कंपनी मतलब कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज एक्स्टम्ड टू एक्ट, मतलब कि उस प्रमोटर के इशारों पर वो पूरा बोर्ड नाचता है, तो फिर उस पर्सन को प्रमोटर माना जाएगा। बट अगर मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो बोर्ड को प्रोफेशनल कैपेसिटी में, अगर मान लीजिए क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, तो फिर हम उसे प्रमोटर नहीं मानेंगे। हम प्रमोटर तब मान रहे हैं जब वो डायरेक्शन दे रहा है एंड बोर्ड इज अकस्टम्ड टू एक्ट, ठीक है। आगे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू बी अ प्रमोटर, सिर्फ ये नहीं है कि आप कंपनी के इनिशियल फॉर्मेशन में ही जुड़े हुए हो, अगर आप कंपनी को कैपिटल फ्लोट करने में भी हेल्प कर रहे हो तो आप भी प्रमोटर माने जाओगे। और ध्यान रखिएगा, प्रमोटर मतलब एक इंडिविजुअल, कोई एसोसिएशन, कोई पार्टनरशिप, कोई कंपनी जो नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी, हम उस बंदे को क्या बोलते हैं, या उस एसोसिएशन को या उस पार्टनरशिप को या उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं। एक मस्त बात बताऊं, ये लाइन से एक इंटरप्रिटेशन तो ये निकल रही है कि सर अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए स्टेप्स ले रही है, इसका मतलब एक कंपनी भी दूसरी कंपनी की प्रमोटर हो सकती है।
यानी अगर कोई आपसे पूछे कि क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी की प्रमोटर हो सकती है, यस सर, एक कंपनी भी दूसरी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकती है, एक इंडिविजुअल भी किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है, एक एसोसिएशन भी किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकती है, एक पार्टनरशिप फर्म भी किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकती है। यानी कंपनी का प्रमोटर इज नॉट नेसेसरली टू बी एन इंडिविजुअल। कंपनी का प्रमोटर ये नहीं कि इंडिविजुअल ही होगा, एक कंपनी भी दूसरी कंपनी की क्या हो सकती है, प्रमोटर हो सकती है। चलो फिर एक बेसिक सी बात करते हैं सर कि कंपनी को कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले होती है रजिस्टर्ड कंपनीज, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं या फिर एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट। स्टैट्यूटरी कंपनीज कौन सी होती है? देखो स्टैट्यूटरी कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो अंडर स्पेशल एक्ट इनकॉर्पोरेट होती हैं। कैसे इनकॉर्पोरेट होती हैं? अंडर स्पेशल एक्ट। सर ऐसी कंपनीज जो स्पेशल एक्ट में इनकॉर्पोरेट होती हैं हम उनको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कंपनी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं जैसे कि एलआईसी, एलआईसी जो है वो एलआईसी एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ इन 1956। फॉर एग्जाम्पल सर एसबीआई, एसबीआई जो है वो एसबीआई एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ इन द ईयर 1955। तो ये कुछ ऐसी कंपनीज रहेंगी जो स्टैट्यूटरी कंपनीज होंगी, मतलब कि ऐसी कंपनीज जो कि स्पेशल एक्ट में बनी। और चार्टर्ड कंपनीज कौन सी होती हैं? सर ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाते हैं, अबे नहीं नालायक, इधर आओ। चार्टर्ड कंपनीज कौन सी होती हैं? ये कंपनीज जैसे जो हमारी कंट्री में जिनको हम स्टैट्यूटरी कंपनीज बोलते हैं ना, तो यूके में ही ना उसको चार्टर बोलते हैं। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि एलआईसी इज अ कंपनी, जैसे स्टैट्यूटरी कंपनी है विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ स्पेशल एक्ट और स्टैट्यूट, तो ऐसे ही हम चार्टर्ड कंपनीज को बोलते हैं। ये वो कंपनीज हैं जो कि यूके में अंडर स्पेशल चार्टर बनी है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? चार्टर्ड कंपनीज। हमको मेनली बात करनी है अपनी वाली रजिस्टर्ड कंपनीज की, अपन कंपनीज एक्ट वाली कंपनीज पे रहेंगे, ठीक है। इसमें कंपनी को लाइबिलिटी के बेसिस पर कितने पार्ट में तोड़ा जाता है? 3। अब ये चीज को ध्यान से समझना, ठीक है सर। अगर मैं बात करूं कंपनी की ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, तो कंपनी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कैटेगरी नंबर 1 लिमिटेड बाय शेयर्स, कैटेगरी नंबर 2 लिमिटेड बाय गारंटी एंड कैटेगरी नंबर 3 अनलिमिटेड कंपनीज। पहले बात करते हैं लिमिटेड बाय शेयर की। लिमिटेड बाय शेयर का मतलब कि यहां पर जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहेगी टुवर्ड्स द शेयर्स। मतलब उन्होंने जितने के शेयर्स खरीदे हैं बस आपको उतने ही पैसे पे करने हैं, उससे ज्यादा पैसे पे नहीं करने। योर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर्स व्हाट यू हैव बॉट फ्रॉम द कंपनी। ठीक सर, एक बात बताओ, हमें लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी बनानी है या लिमिटेड बाय गारंटी बनानी है या अनलिमिटेड कंपनी बनानी है, ये डिसाइड कौन करता है? ये भी प्रमोटर ही डिसाइड करते हैं कि आपको कंपनी अपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बनानी है या लिमिटेड बाय गारंटी बनानी है या अनलिमिटेड बनानी है, ठीक है। अच्छा सर, लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? यहां पर जो मेंबर होता है वो गारंटी अमाउंट देता है कि भैया मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि मैं तुम्हें इतना अमाउंट दूंगा, पर ये मैं कब दूंगा? जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, गोइंग कंसर्न के टाइम पे नहीं दूंगा। ये कंपनी हम ये हम पैसे कब देंगे? जब कंपनी क्या हो जाएगी? वाइंड अप हो जाएगी। अच्छा, और अनलिमिटेड कंपनीज होती हैं जहां पर मेंबर्स की लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो बिल्कुल ही सिंपल है, जहां पर मेंबर्स की लायबिलिटी क्या रहती है? अनलिमिटेड रहती है, ठीक। अच्छा सर, एक बात बताओ, मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है तो ऐसी कोई कंपनी इंडिया के अंदर है भी? तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस रहता है कि अगर कोई कंपनी है और उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। बट मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं, ऐसी एक कंपनी का एग्जांपल मैं आपको देता हूं सर। उस कंपनी का नाम है डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया, और ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अगर आप इसका सिन नंबर भी चेक करेंगे, सिन नंबर क्या होता है सर? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। अगर वो भी चेक करोगे तो तुमको मिलेगा ऐसा कंपनी का नाम कि सर एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट कंपनी। तो ऐसे करके एक कंपनी है जो कि अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। अच्छा सर, ये जो लिमिटेड बाय गारंटी है और अनलिमिटेड कंपनीज है, ओए ये कंपनीज लिखा है, इसको ठीक कर लेना, ठीक है सर। ये जो कंपनीज हैं, ये लिमिटेड बाय गारंटी आप बोल रहे हैं या अनलिमिटेड कंपनीज आप बोल रहे हैं, तो इसमें भी ना 2 कैटेगरी होती हैं, विद शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल। अब मेरी बात सुनना, जो लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी है विद शेयर कैपिटल, इसमें एक मेंबर की एक तरीके से ड्यूअल लायबिलिटी हो गई। ड्यूअल लायबिलिटी कैसे हो गई सर? ये वाले केस में ना ड्यूअल लायबिलिटी हो गई। ड्यूअल लायबिलिटी कैसे हो गई कि यहां पर वो बंदा शेयर के पैसे भी देगा और प्लस गारंटी अमाउंट भी देगा, तो इसलिए उसकी ड्यूअल लायबिलिटी होती है कि जब देखो, जब गोइंग कंसर्न है आई गिव यू शेयर कैपिटल, और गारंटी अमाउंट में कब दूंगा? वाइंडिंग अप के समय पे। विदाउट शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल तो होती नहीं है, तो ये सिर्फ गारंटी अमाउंट देता है, ये जो है शेयर के कोई पैसे नहीं देता। अब ये चीज का मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था और मैंने ये पूछा था कि अगर एक बात बताओ, कोई कंपनी ऐसे लिमिटेड बाय गारंटी है और विदाउट शेयर कैपिटल है, तो इनके पास पैसे कहां से आएंगे? तो पता है इनके पास पैसे आते हैं डेट फंडिंग से। इनके पास पैसे कहां से आते हैं?
डेट फंडिंग से, क्योंकि ये जो गारंटी अमाउंट है ये तो आपको कब मिलेगा, वाइंडिंग अप के समय पे, पर जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न है तो बिजनेस कैसे चलेगा, पैसे कैसे आएंगे, तो वो पैसे आते हैं आपके डेट फंडिंग से। अच्छा सर, सेम कॉन्सेप्ट यहां के लिए अनलिमिटेड कंपनी के केस में विद शेयर कैपिटल एंड विदाउट शेयर कैपिटल। ठीक है, तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है कि कंपनीज को कितनी कैटेगरीज में बांटा जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 3 से, और ये चैप्टर में आपको पढ़ना है फ्रॉम सेक्शन नंबर 3 से लेकर 22 तक। तो 3 से लेकर 22 तक आप इस चैप्टर में चलोगे, और आज अपन जितने सेक्शंस निपटा पाएंगे उतने निपटाएंगे, और बहुत अच्छे से मैं तुमको बहुत इन डेप्थ कराऊंगा। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ना, उसके बाद जितना पार्ट बचेगा फिर उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, बोलो। चलो, सेक्शन नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। सर, कोई भी कंपनी फॉर्म होती है, ये सेम चीज मैंने तुम्हें थोड़ा सा हिंट दिया था चैप्टर नंबर 1 बताते समय, जब मैंने बिल्कुल पहली डेफिनेशन बताई थी कंपनी की, तो मैंने थोड़ा सा वहां पर लिखा था, सर कोई भी कंपनी जो है, अ कंपनी शैल बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। कंपनी जो होगी वो लॉफुल पर्पस के लिए ही बनेगी, अनलॉफुल पर्पस के लिए यानी कि इलीगल पर्पस के लिए हम कंपनी नहीं बनाएंगे। सर कोई कंपनी ऐसी नहीं बनानी है जहां पर आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लिख रहे हो या आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि इलीगल है, ऐसी कंपनी नहीं होनी चाहिए। लॉफुल पर्पस के लिए कंपनी होनी चाहिए। पता चले तुम लोगों ने कंपनी बना दी, हम बच्चे उठाएंगे गलियों से और उसके बाद उनसे पैसे मांगेंगे, मतलब उनके पेरेंट्स से ऐसे फिरौती के पैसे मांगेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करना है भाई। अ कंपनी शैल बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस, तुमको कंपनी बनानी है फॉर लॉफुल पर्पस। कंपनी शैल बी फॉर्म्ड बाय, अब मेरी बात सुनना सर, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, चलो तुम स्क्रीन पे मत देखो, एक बार को मत देखो, ठीक है, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं जो तुम क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो। प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर होते हैं, तो आप बोलते हो 2 या उससे ज्यादा, ठीक है, होते हैं। पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए कितने मेंबर चाहिए, 7 या उससे ज्यादा। तो तुम लोग जो ये बोलते हो ना, प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए 2 या उससे ज्यादा मेंबर चाहिए, भाई वो मेंबर नहीं है, वो अभी मेंबर नहीं है, पहले वो पर्सन है। पहले वो क्या है, पर्सन है। वो पर्सन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करेंगे that yes we are ready to take the shares of this company, we are ready to incorporate this company। तो अभी वो पर्सन है, अभी वो मेंबर नहीं है। पहले वो पर्सन मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करेगा तो वो सब्सक्राइबर बनेगा, और जब वो सब्सक्राइबर बनेगा उसके बाद जब कंपनी रजिस्टर हो जाएगी आरओसी के रजिस्टर में, क्या बोलते हैं, नाम चढ़ जाएगा कंपनी का, उसके बाद जब वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी ना, वो शेयर्स खरीद चुका होगा, देन देयर नेम विल बी एंटर्ड एज अ मेंबर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। सर दोबारा बताओ क्या बोले। जो प्राइवेट कंपनी है इसको बनाने के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए, पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए 7 या उससे ज्यादा लोग चाहिए, यानी कि मिनिमम 7, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2। तो यहां पर ये लोग अभी मेंबर नहीं है, ये लोग अभी पर्सन है। पहले ये लोग जो, जैसे मान लो मैं और आप हो, ठीक है, अब जो मेरी वीडियो देख रहा है ऐसा समझ लो तुम और मैं हूं, ठीक है, हम दोनों ने मिलकर ये डिसाइड करा कि चल मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बनाते हैं। सो वी हैव टू सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम लोग सब्सक्राइब करेंगे। यस वी आर अग्रीइंग, हम लोग इन कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं एंड वी आर रेडी टू टेक द शेयर्स, और उसके बाद हम वो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे। वी विल बाय द शेयर्स, कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, वी विल बाय द शेयर्स एंड देन वो कंपनी क्या बनेगी जो है इनकॉर्पोरेट होने के बाद ये बंदे क्या बनेंगे, मेंबर बनेंगे। ऐसे नहीं बोलना 7 और मोर मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी, ना ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे अगर कंपनी बनानी है पब्लिक कंपनी तो मिनिमम कितने लोग चाहिए, 7 या उससे ज्यादा चाहिए आपको। पब्लिक कंपनी बनानी है तो 7 या उससे ज्यादा, प्राइवेट कंपनी बनानी है तो 2 या उससे ज्यादा, और अगर ओपीसी बनानी है तो मिनिमम एक कुछ नहीं होता, एक ही चाहिए। मिनिमम भी यही है, मैक्सिमम भी यही है। ठीक है, सो आपको एक ही पर्सन चाहिए, और ध्यान रखना जो ओपीसी होती है इट इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी। ओपीसी हमेशा प्राइवेट कंपनी होगी, ओपीसी कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, कैन अ ओपीसी बी अ पब्लिक कंपनी, आंसर इज एब्सोल्युटली नो। ठीक है, ओपीसी सिर्फ प्राइवेट कंपनी हो सकती है, पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। तो ये लोग जो इंटरेस्टेड है कंपनी को फॉर्म करने में, ये लोग मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करेंगे, और रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट जो है इस एक्ट की, जो अभी आप आगे पढ़ने वाले हो सेक्शन 7 ऑनवर्ड्स, वो सारी आप रिक्वायरमेंट जो है पूरी करोगे, और 3, 4, 5, 6, 7 जो भी सारे सेक्शन है वो आप पूरे करोगे, और ये सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लायंसेस पूरी करने के बाद आप क्या बनाओगे, कंपनी बनाओगे। ठीक है, इसके बाद 1% कंपनी क्या होता है सर, 1% कंपनी में एक जो नेचुरल पर्सन होगा अदर देन माइनर, यानी कि मेरी बात सुनो, मैं तुमको बहुत सिंपल समझाता हूं। ओपीसी कौन बना सकता है, वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो अदर देन माइनर होना चाहिए। अच्छा, अदर देन माइनर होना चाहिए मतलब मैं बोलूं वो मेजर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो मेजर होना चाहिए। ठीक है सर, अदर देन माइनर होना चाहिए मतलब मेजर होना चाहिए। माइनर बंदा ओपीसी नहीं बना सकता, नेचुरल पर्सन ही ओपीसी बना सकता है, यानी एक कंपनी ओपीसी क्रिएट कर सकती है। नो सर, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इंडियन सिटीजन बोले तो भारत का
निवासी होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, निवासी होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, निवासी होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। पता है ये अमेंडमेंट आई थी, पहले यहां पर लिखा रहता था कि वो रेजिडेंट ही होना चाहिए, बट अभी इन्होंने लिख दिया कि वो इंडिया का रेजिडेंट हो या ना हो चलेगा, ठीक है, बट इंडिया का सिटीजन तो होना चाहिए, तो ही आप ओपीसी बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना सकते। सर हमने टेक्स्ट में पढ़ रखा है कि रेजिडेंट का जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो चेक करने के लिए वो रिक्वायरमेंट चेक करनी होती है 182 डेज और मोर और ऐसा कुछ। यहां पर इन्होंने बोला 120 डेज और मोर अगर कोई इंडिया में रिसाइड करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेजिडेंट बोलेंगे। अगर कोई व्यक्ति इंडिया में रिसाइड करेगा कितना 120 डेज और मोर तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेजिडेंट बोलेंगे। ओपीसी कांट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू कंपनी। अच्छा ध्यान रखेंगे ओपीसी जो है वो कभी भी सेक्शन 8 कंपनी की तरह फॉर्म नहीं हो सकती। अभी हमने सेक्शन 8 नहीं पढ़ा बट अभी मैं थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं। सेक्शन 8 का मतलब है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कंपनी बनाई जाती है। किसके लिए कंपनी बनाई जाती है, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो सेक्शन 8 जो है हम बोलेंगे सर कोई भी ओपीसी जो होगा वो सेक्शन 8 वाली कंपनी नहीं बन सकता। मतलब अगर कोई बंदा ओपीसी बनाना चाह रहा है तो सेक्शन 8 वाली कंपनी नहीं बनाएगा, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं बनाएगा। सर क्यों, ऐसे तो वो फ्रॉड होने के चांसेस होंगे। आप ओपीसी क्रिएट करोगे, अकेला बंदा है, फिर उसमें चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स डालेगा और उसमें फंडिंग लेकर फिर घपलेबाजी करने की कोशिश करेगा। मना किया गया, आप एज अ सेक्शन 8 कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट भी नहीं हो सकते, और अगर तुम नॉर्मली किसी कंपनी का मतलब तुम ओपीसी हो, तुम इनकॉर्पोरेट हो गए और लेटर ऑन तुम सेक्शन 8 में कन्वर्ट होना चाहते हो, वो भी नहीं हो सकते। मतलब तुम्हें सेक्शन 8 की तरह इनकॉर्पोरेट होना भी मना है, और अगर आप नॉर्मल एक ओपीसी बन गए बट लेटर ऑन, क्योंकि तुमने लूप होल निकाल लिया ना, अच्छा इनकॉर्पोरेट होना मना है ना, तो हम किसी और ऑब्जेक्ट के साथ अभी इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं और लेटर ऑन हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू द सेक्शन नंबर 8। तो सेक्शन 8 में कन्वर्जन होना भी पॉसिबल नहीं है। सर एक चीज और रेस्ट्रिक्शन लगाएगी, मैं ऐसा बोल सकता हूं ये दोनों चीजें जो है ना ये रेस्ट्रिक्शन है ऑन द ओपीसी। दूसरी चीज मैंने क्या बोली कि ओपीसी कांट कैरी आउट एनबीएफआई एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। ओपीसी जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज जो है वो कैरी आउट नहीं कर सकता। ठीक है, आपको काम करना है कोई और कोई आप काम करिए, बट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, ये दोनों चीजें करना आपको अलाउड नहीं है। ठीक है, अब एक बार बताओ, एक सिंगल बंदा है, उसकी कंपनी है, बट कंपनी का तो एक फीचर होता है परपीचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में कम मेंबर्स में वो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। तो यहां पर ये वाला सिस्टम कैसे चलेगा सर, आओ ये सिस्टम भी चलेगा, इधर सुनो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ओपीसी, ओपीसी का जो एमओए बनेगा उसके अंदर आपको एक नाम लिखना पड़ेगा किसी अदर पर्सन का जो आपका नॉमिनी होगा। अब नॉमिनी जो होगा ना वो भी वो सारी कंडीशन पूरी करना चाहिए जो एक मेंबर करता है। मतलब ओपीसी का मेंबर क्या था, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, अदर देन माइनर होना चाहिए यानी मेजर होना चाहिए, और इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट हो या ना हो चलेगा। वो सारी कंडीशन नॉमिनी को भी पूरी करनी पड़ेगी। आप एक ऐसे बंदे का नाम लिखोगे एज अ नॉमिनी, और उस नॉमिनी से पहले एक INC3 फॉर्म ले लोगे, रिटर्न कंसेंट फॉर्म ले लोगे कि यस ही इज ऑल्सो रेडी। वो अपनी रिटर्न कंसेंट देगा, आई एम रेडी टू बी द नॉमिनी ऑफ दिस कंपनी, मैं इस कंपनी का नॉमिनी बनने के लिए रेडी हूं। सर ये बंदा कौन होगा, ये बंदा वो होगा अगर मान लो उस ओपीसी का वो जो एक सोल मेंबर है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद यही बंदा जो नॉमिनी होगा ये ऑटोमेटिकली ही विल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। अगर वो बंदे की डेथ हो जाती है या वो बंदा इनकैपेसिटी में चला जाता है यानी परमानेंटली इनकैपेबल हो जाता है, मान लो उसकी फुल बॉडी पैरालिसिस होगी फॉर एग्जांपल, कुछ भी हो गया उसके साथ, तो ये जो नॉमिनी होगा ना ये नॉमिनी क्या बन जाएगा, उस ओपीसी का मेंबर बन जाएगा। रिटर्न कंसेंट और फी आपको साथ में आरओसी को फाइल करनी है अलॉन्ग विद एमओए एंड एओए एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो इनकॉर्पोरेशन के समय आपको आरओसी को इसकी रिटर्न कंसेंट जो है वो फाइल करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई। विड्रॉल ऑफ कंसेंट, अच्छा एक चीज सुनना, मान लो ऐसा हो सकता है कि मैंने किसी को नॉमिनी अपॉइंट करा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लो, मान लो कि मान लो कि मुकेश अंबानी ने एक ओपीसी बनाई, फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी ने क्या बनाई, ओपीसी बनाई, और उसने उसमें नीता अंबानी को नॉमिनी बना दिया। ठीक है, बाद में नीता अंबानी ने बोला नहीं 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 मेरे को नॉमिनी नहीं बनना, आई वांट टू विड्रॉ माय कंसेंट। तो क्या नॉमिनी सर अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है? क्या नीता अंबानी बैक स्टेप ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। नॉमिनी में विड्रॉ हिज कंसेंट, सर यहां तो हिज लिखा है पर नीता अंबानी तो हर है, अबे नालायको ही इंक्लूड शी, निकम्मे एकदम। नॉमिनी में विड्रॉ हिज कंसेंट बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू सच सोल मेंबर एंड टू द ओपीसी, यानी वो जो नॉमिनी होगा वो क्या करेगा, एक नोटिस देगा, किसमें, राइटिंग में, दो लोगों को, उस मेंबर को भी देगा, यानी नीता अंबानी नोटिस देगी किसको, मुकेश अंबानी को भी, और वो ओपीसी को भी देगी। ठीक है, द सोल मेंबर शैल नॉमिनेट, अब क्योंकि वो जो नॉमिनी है वो तो अपना नाम विड्रॉ कर रहा है, तो अब अगली गाज गिरेगी किसके ऊपर, सोल मेंबर के ऊपर। उस सोल मेंबर को एक अनदर पर्सन को नॉमिनेट करना पड़ेगा दोबारा से। सर ये बिग बॉस चल रहा है क्या? अरे नहीं हुए,
उसको दोबारा से नॉमिनेट करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर अंदर। एंड इस चीज की इंटीमेशन आप भेजोगे इन राइटिंग टू द कंपनी अलॉन्ग विद रिटर्न कंसेंट। साथ में जो नया वाला नॉमिनी आएगा उससे भी आप रिटर्न कंसेंट लीजिए इन द फॉर्म INC3। और ये जो है आपको ये भी भेजनी पड़ेगी टू द कंपनी। ऐसा हो सकता है, मान लो कि जेठालाल ने एक ओपीसी बनाई, और जब जेठालाल ने ओपीसी बनाई ना, तो जेठालाल ने उसमें दया को नॉमिनी बनाया, ठीक है। बाद में जेठालाल को लगा, दिस इज जस्ट ओनली एन एग्जांपल, तुमको मजे नहीं लेने, ठीक है। जेठालाल को बाद में लगा कि नहीं नहीं नहीं, दया को रिप्लेस कर देते हैं और बबीता जी को क्या बनाते हैं, नॉमिनी बनाते हैं। तो क्या ऐसा नॉमिनी रिप्लेस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मेंबर में चेंज द नेम ऑफ द नॉमिनी फॉर एनी रीजन, वो उसकी मर्जी है। ऐसा हो सकता है कि मान लो नॉमिनी की ही डेथ हो गई, तो फिर आपको तब भी नॉमिनी बदलना पड़ेगा, या फिर नॉमिनी इन कैपेसिटी में चला गया तो भी आपको नॉमिनी बदलना पड़ेगा, या फॉर एनी रीजन अगर आप नॉमिनी बदलना चाहते हैं तो आप बदल दीजिए और आप नया बंदा जो है उसको नॉमिनेट करिए दोबारा से कि अब ये नया नॉमिनी होगा। फिर उस नए वाले नॉमिनी से दोबारा से INC3 आपको लेना पड़ेगा, उसकी रिटर्न कंसेंट, और इस चीज की इंटीमेशन आपको कंपनी को देनी पड़ेगी इन द राइटिंग। अच्छा सर, मान लो मेंबर की डेथ हो गई, तो जैसी मेंबर की डेथ होगी तो जो नॉमिनी होगा वो मेंबर बन जाएगा। हाँ सर, तो अब जो सोल मेंबर है वो सीज टू बी अ मेंबर, मतलब वो बंदा तो रहा ही नहीं, तो सोल मेंबर जो है अब वो मेंबर नहीं रहेगा और नॉमिनी जो है वो मेंबर बन जाएगा। न्यू मेंबर शेल नॉमिनेट अ न्यू नॉमिनी। अब जो नया मेंबर बना वो आगे भी तो एक नॉमिनी रखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो कोई पर्सन है ए ने नॉमिनी अपॉइंट किया था किसको, बी को, ठीक है। अब ए की डेथ हो गई तो बी जो है ये मेंबर बना, यानी बी एक तरीके से ए की पोजीशन पे आ गया। तो बी तो अब नॉमिनी था पर बी तो मेंबर बन गया। अब जब बी मेंबर बन जाएगा तो बी भी तो किसी नॉमिनी का नाम अपॉइंट करेगा। तो न्यू मेंबर शैल नॉमिनेट अ न्यू नॉमिनी अगेन विद इन 15 डेज ऑफ द बिकमिंग मेंबर, और वो जो अब नया नॉमिनी आएगा वो मेंबर बनेगा अगर बी की डेथ हो जाती है। सर दोबारा बताओ यार, ए और बी, अगर ए की डेथ हुई तो बी जो नॉमिनी है वो मेंबर बन जाएगा। अब जब बी मेंबर बन गया तो बी ने एक और नॉमिनी रखा। अब अगर मान लो बी की डेथ हो जाती है तो ये सी जो है ये नॉमिनी बन नॉमिनी कह रहा हूं, क्या बोलते हो सर आप, ये जो बंदा है अब ये मेंबर बन जाएगा। अब मैंने तुम्हें 3 केस पढ़ाए, अगर मान लो मैं किसी नॉमिनी को बदल दूं, या फिर मान लो नॉमिनी खुद अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ले, या फिर जो ये नॉमिनी है ये मेंबर बन रहा है, मतलब मेंबर की डेथ हो गई वो वाला केस, या इनकैपेसिटी में चला गया। इन तीनों केसेस में आपको एक कॉमन काम क्या करना होता है, कंपनी को, जो कंपनी है यहां मेंबर काम नहीं कर रहा, कंपनी शैल विद इन 30 डेज ऑफ सच विड्रॉल। मतलब आप ऐसे समझो, मैंने विड्रॉल वाले में क्या पढ़ाया था, मान लो नीता मानी ने बोला जी मैं नॉमिनी नहीं बन रही, मत बनो, ठीक है, मेरे को नहीं रहना नॉमिनी। वो अपनी कंसेंट विड्रॉ करेगी, नोटिस देंगी राइटिंग में, किसको, मेंबर को और ओपीसी को। जो ये सोल मेंबर होगा ये 15 दिन के अंदर अंदर नया नॉमिनी अपॉइंट करेगा और इस चीज की इंटीमेशन देगा कंपनी को, रिटर्न कंसेंट भी कंपनी को फाइल करेगा कि ऐसा ऐसा सीन हो गया है। बट अब कंपनी आगे क्या करेगी, तो कंपनी को एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है INC4, किसको, ROC को, कि जो हमारा नॉमिनी था उसने अपनी कंसेंट विड्रॉ करी है और अब एक नया नॉमिनी आया है। ऐसा करके आपको INC4 एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा अलॉन्ग विद फीस, और जो नया वाला नॉमिनी आएगा उसकी प्रायर कंसेंट भी, यानी उससे जो तुम INC3 लोगे वो भी ROC के पास जाएगा। समझ में आ गई कहानी। ऐसी मान लो अगर रिप्लेस कर देते हैं, मान लो जेठालाल ने बोला कि दया को नॉमिनी से हटा दो और अब बबीता जी को नॉमिनी पे लेकर आओ, तो सेम कहानी वही चलेगी, बट साथ में एक क्लॉज अप और ऐड कर लेना कि जब वो रिप्लेसमेंट हो जाएगा, नया नॉमिनी आ गया, आपने इंटीमेशन दे दी, अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी INC4 फाइल करेगी टू द ROC। तो ये तीनों केसेस में सेम क्लॉज है, ऊपर वाले केस के लिए, विड्रॉल के लिए, रिप्लेसिंग के लिए और नॉमिनी बिकमिंग द मेंबर के लिए, ठीक है। तो यहां तक अपना ये निपटा। अब इसके बाद अगर चलते, अभी थोड़ी बातें और होंगी ओपीसी की, बट वो लेटर स्टेज पे मैं लेकर आऊंगा जब मैं इनकॉर्पोरेशन वाला पार्ट पढ़ाऊंगा। चलो सेक्शन नंबर 3A। सर सेक्शन नंबर 3A क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 3A बोलता है देखो, पब्लिक कंपनी के लिए आपको मिनिमम कितने लोग चाहिए, 7, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए, 2। बट अगर मान लो ऐसा हो जाता है एट एनी टाइम जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, उसके बाद किसी भी समय पर अगर ऐसा पाया जाता है कि आपके मेंबर्स जो हैं वो 7 से नीचे चले गए, पब्लिक कंपनी के केस में, प्राइवेट कंपनी के केस में 2 से नीचे चले गए, एंड कंपनी कैरीज बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ विद रिड्यूस्ड नंबर ऑफ मेंबर, हो मतलब तुम्हारे मेंबर घट गए और तुम घटे हुए मेंबर के साथ 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं तुम बिजनेस कर रहे हो, तो इस केस में एवरी पर्सन हु कैरीज बिजनेस आफ्टर सेड 6 मंथ इज कॉग्निजेंट, और वो बंदा अवेयर भी था कि मेंबर घट गए हैं फिर भी तुम बिजनेस करे जा रहे हो विद रिड्यूस नंबर ऑफ मेंबर, तो वो मेंबर जो है वो लायबल हो जाएंगे, जो आफ्टर 6 मंथ जो है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस विद रिड्यूस नंबर ऑफ मेंबर, तो वो मेंबर्स जो है वो लायबल हो जाएंगे कि भैया
फॉर द पेमेंट ऑफ होल ऑफ द डेट ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम, यानी कि वो 6 महीने बीतने के बाद जो भी डेट्स वगैरह होंगे वो बंदे क्या माने जाएंगे, लायबल माने जाएंगे। सो दिस 3A इज ऑल्सो अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन। सिंपल सा सेक्शन है। वैसे क्या बोलता है, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 लोग चाहिए, ठीक है, 2 मेंबर चाहिए। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर चाहिए। अब हुआ क्या, मेंबर्स की लिमिट जो थी वो घट गई। लिमिट घट गई मतलब तुमने उस लिमिट से नीचे कर दिए मेंबर। पब्लिक कंपनी मान लो 5 ही मेंबर रह गए और तुमने बढ़ाए भी नहीं, और ऐसा करते करते 6 महीने निकल चुके हैं और तुम 6 महीने से ज्यादा हो चुके हो, तुम ये ड्रामेबाजी कर रहे हो। और बंदे को पता भी था कि ऐसा ऐसा सीन चल रहा है, तो फिर कंपनी जितने भी डेट्स लेगी ना, होल ऑफ द डेट ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम, यानी कि 6 महीने बीतने के बाद जो कंपनी जितने भी डेट्स लेगी उन सबके लिए वो मेंबर जो होंगे वो क्या होंगे, लायबल माने जाएंगे। ठीक है, ये थी अपनी बिल्कुल बेसिक बातें सेक्शन नंबर 3 की। नाउ 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 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कमिंग अप, सेक्शन नंबर 4 और 5। सच्ची कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना, बहुत सारी चीजें इसके अंदर समझने के लिए, बिल्कुल भी मजे नहीं करने तुमको, ठीक है। सुनो ध्यान से अब जरा। सर, सेक्शन नंबर 4 ये बात करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। ये वर्ड हमने दसियों बार सुना है आज तक, बट इसका लीगल प्रोविजन क्या है वो आज समझ में आएगा। सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है, इट इज द फंडामेंटल या बेस डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। इसी को हम बोलते हैं चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। सर, इन्हीं को बोला जाता है चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी। एक एमओए और एक एओए। ये जो एमओए एओए होते हैं सर, हम इन्हीं को क्या बोलते हैं, चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। ठीक, सो एमओए इज कंसिडर्ड एज अ चार्टर डॉक्यूमेंट। एमओए कन्फाइंस द पावर्स ऑफ द कंपनी। सुनो, मैं एक लाइन को थोड़ा सा पूरा करता हूं। जो एमओए होता है ना, वो डिफाइन एज वेल एज कन्फाइन करता है द पावर्स ऑफ द कंपनी को। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन भी करता है और कन्फाइन भी करता है। डिफाइन करता है मतलब बताता है कि आप क्या कर सकते हो, और बताता है आप क्या नहीं कर सकते हो। और कन्फाइन भी करता है। कन्फाइन करने का मतलब कि एक लिमिट भी लगाता है, एक बाउंड्री भी बनाता है कि आप इस पावर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकते। अगर आपने इन पावर्स के बियॉन्ड काम करा तो वो एक्ट जो होगा वो आपका अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा। समझ में आ गई? वो एक्ट जो होगा आपका वो अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा। अल्ट्रा वायर्स मानने का मतलब दैट इज बियॉन्ड द पावर्स। इसी पर एक बहुत अच्छी अभी आगे डॉक्ट्रिन आने वाली है, बियॉन्ड द पावर्स। अगर आप अपनी पावर्स के बाहर जाके कोई काम करते हो तो हम उसको वॉइड एब इनिशियो मान लेते हैं। सर, वो एक्ट वॉइड माना जाता है, वो बाइंड नहीं करता कंपनी को। ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे। यानी कि जो एमओए है, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमओए कंपनी की पावर्स को कन्फाइन भी करता है और डिफाइन भी करता है। डिफाइन करने का मतलब वो ये बताता है आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, और कन्फाइन करने का मतलब वो एक दायरा सेट कर देता है कि आपकी पावर्स मैक्सिमम टू दिस एक्सटेंट यू हैव द पावर्स, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दीज पावर्स। आप इन पावर से बाहर नहीं जा सकते। अगर आप इन पावर से बाहर जाओगे तो भैया दैट एक्ट विल बी कॉल्ड एज अल्ट्रा वायर्स। ठीक सर, एमओए के अंदर कितने क्लॉज होते हैं? एमओए के अंदर ये सारे क्लॉज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एमओए के अंदर आपको ये सारे क्लॉज देखने को मिलेंगे। आओ देखते हैं सर कौन कौन से क्लॉज होते हैं एमओए के अंदर। सबसे पहले तो होता है नेम क्लॉज, जिसके साथ आपको, जिसमें आपको कंपनी का क्या लिखना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा। अगर पब्लिक कंपनी है तो आपको लास्ट में एलटीडी लिखना है, अगर प्राइवेट कंपनी है तो लास्ट में पीवीटी एलटीडी लिखना है, और अगर सेक्शन 8 कंपनी है, मैंने बोला वो चैरिटेबल वाली, तो उस केस में आपको एलटीडी या पीवीटी एलटीडी लिखने की जरूरत नहीं होती। दूसरा सर, दूसरा होता है हमारा क्या बोलते हैं, सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज बोल लो या फिर आप रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज बोल लो। तो इस क्लॉज में हम सिर्फ स्टेट का नाम लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जो सिचुएशन क्लॉज होता है, सिचुएशन क्लॉज में या फिर ऐसे बोलो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, इसमें पूरा कंप्लीट एड्रेस नहीं आता रजिस्टर्ड ऑफिस का, सिर्फ आपको क्या नाम लिखना होता है, स्टेट का नाम लिखना होता है, बस दैट इज सफिशिएंट कि किस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो लोकेटेड है। सर, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब आपको इसमें उद्देश्य लिखने पड़ेंगे, कंपनी किस पर्पस के लिए बनी है। और यहां पर पहले कंपनीज एक्ट में थोड़ा सा और बताता हूं, कंपनीज एक्ट 1956 में ना अलग अलग बाइफर्केशन लिखना होता था। आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या है वो अलग लिखो, आपका एंसिलरी ऑब्जेक्ट क्या है वो अलग लिखो, फिर आपके अदर ऑब्जेक्ट्स क्या है वो सब अलग लिखो। अभी कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसी कोई ड्रामेबाजी नहीं है। यहां पर इन्होंने बोला सिंपल, आपको ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं करना। सिंपल तुम क्या करो, तुम सिंपली बस एक काम कर दो कि तुम ना ऑब्जेक्ट क्लॉज में सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट्स लिख दो, और ये पैरा की फॉर्म में लिखे जाते हैं। क्या बोला मैं, कैसे लिखे जाते हैं? पैरा की फॉर्म में लिखे जाते हैं कि पैरा नंबर 1 दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, पैरा नंबर 2 दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम अपन पैरा की फॉर्म में क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं। ठीक है सर, कितने पैरा रहते हैं, क्या इनको बाइफरकेट करना पड़ता है क्या? मतलब हमको ये बताना पड़ता है कि कौन से मेन है, कौन से एंसिलरी है? नहीं, ऐसा कुछ भी बताना नहीं पड़ता। पता है, जैसे मान लो आपने टोटल 50 पैरा लिखे, तो उसमें से जो पहले वाले 5 होते हैं ना वो प्रिज्यूम हो जाते हैं, वो आपके मेन है, बाकी सारे आपके जो है इन द फर्दरेंस है। फर्दरेंस का मतलब जो सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं,
फर्दरेंस का मतलब क्या होता है, जो सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सपोर्ट करेंगे उन मेन ऑब्जेक्ट्स को। तो आप ऐसे बाइफरकेट नहीं करते। आप 1956 वाले एमओए जो होते थे उसमें आपको बाइफरकेट करना पड़ता था। व्हाट आर योर मेन ऑब्जेक्ट्स, हेडिंग बनी मेन ऑब्जेक्ट, देन यू हैव टू राइट, देन उसके बाद एंसिलरी, फिर आप एंसिलरी वाले लिखते थे। अभी आपको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल आप सारे ऑब्जेक्ट्स लिखते जाइए, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, पैरा 5, पैरा 6, लाइक दैट। उसमें से पहले 5 जो रहेंगे वो आपके मेन प्रिज्यूम हो जाएंगे, उसके बाद आपके एंसिलरी वाले माने जाएंगे। एंसिलरी मतलब वो सपोर्ट वाले माने जाएंगे। फिर आता है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज में हम क्या लिखते हैं सर, यहां पर हम लिखते हैं कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड। अगर मान लीजिए कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो साथ ही साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि कितना, इट स्टेट्स दैट लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। यानी आप ये लिखोगे कि बंदे की लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ शेयर जो उसने पे करना है, इसके अलावा उसने हमें कोई पैसे नहीं देने। बट अगर मान लो सर कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो फिर आप लिखोगे कि वो बंदा गारंटी अमाउंट पे करेगा इन द इवेंट ऑफ बाइंडिंग। ठीक है। इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अगर मान लीजिए कंपनी शेयर के पास शेयर कैपिटल है, तो उस केस में आप अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल भी लिखोगे विच इज रजिस्टर्ड डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ। अब सुनो 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 सुनो, ओए इधर आओ, इधर तो आओ। ये क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड। वो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जिससे कंपनी रजिस्टर हुई है। याद करो ये चैप्टर 1 में बताया था, ये बताया था। आप इसको रजिस्टर्ड कैपिटल बोल लो, आप इसको नॉमिनल कैपिटल बोल लो, आप इसको ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल बोल लो। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा इस क्लॉज में कि हमारी कंपनी की ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल इतनी है। साथ ही में उसको नंबर ऑफ शेयर्स में भी बताना पड़ेगा कि इतने शेयर्स हैं और एक शेयर का अमाउंट इतना है। ये सब आपको बताना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी बताना पड़ेगा कि एक सब्सक्राइबर कितने शेयर्स लेना चाहता है, वो उसके नाम के आगे आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल को ही हम नॉमिनल या ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो तुमको पहले ही बता चुका था। हाँ, नॉमिनी वाले ओपीसी वाले केस में एक क्लॉज और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, नेम ऑफ द पर्सन हु शैल बिकम द मेंबर। यानी कि हम नॉमिनी क्लॉज में उस नॉमिनी का नाम डालना पड़ेगा। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि नॉमिनी का नाम डालना पड़ेगा कि वो नॉमिनी जो है वो मेंबर बन जाएगा अगर मान लो जो ओपीसी का अभी मेंबर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है या वो इनकैपेसिटी में चला जाता है। ठीक है, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं एमओए के क्लॉजेस। थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं ज्यादा समझा पाऊं, सिर्फ मैं रीड करके निकालना नहीं चाहता हूं। ठीक है, तो बेटर इसकी अगर पढ़ रहे हो अच्छे से तो फिर अच्छे से ही पढ़ो, कुछ ऐसा मिस नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो अब सर पहले ही बताओ नेम क्लॉज क्या होता है। नेम क्लॉज में सबसे पहले तो बात करेगा द नेम स्टेटेड इन द मेमोरेंडम, यानी जो भी नाम मेमोरेंडम में आप लिखेंगे वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए या रिजेंबल टू नियरली टू द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी नहीं होना चाहिए। मतलब आइडेंटिकल का मतलब होता है एग्जैक्टली क्या नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, 100% सेम नहीं होना चाहिए। और रिजेंबल टू नियरली का मतलब आप ऐसे बोल लो 80%, 90% तो सेम ही लग रहा है, तो ऐसा कोई नाम आपकी कंपनी का नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपनी कंपनी का नाम रखना है, इट शुड बी अ न्यू नेम, वो सिमिलर मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। द नेम शैल नॉट बी सच दैट इट्स यूज बाय द कंपनी। अगर मान लो आपकी कंपनी कोई ऐसा नाम रखती है कि अगर उसका यूज किया आपने तो इट विल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब सर हमारी कंपनी ने जो नाम रखा है ना, वो नाम एक ऑफेंस क्रिएट कर देगा अगर हमने वो नाम रख लिया तो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है जिसका नाम क्या है, ऑडी। इसका नाम क्या है, ऑडी। ठीक है, ऑडी की गाड़ी आ रही है, अपन ऑडी के नाम से ही, अब ऑडी तो एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, अगर वही नाम मैंने अपनी कंपनी के लिए रख लिया तो इट विल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। तो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में ये ऑफेंस क्रिएट हो जाएगा कि मैंने ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का नाम अपनी कंपनी के लिए यूज किया। तो आप ऐसा नाम नहीं रख सकते। ठीक है, आप ऐसा नाम नहीं रख सकते जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है एक ऑफेंस अंडर एनी लॉ। अंडर एनी लॉ कोई भी ऐसा नाम आप नहीं रखोगे, या फिर कोई ऐसा नाम आप नहीं रखोगे जो कि सीजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में अनडिजायरेबल है। अब वो कैसे निकालते हैं अनडिजायरेबल, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, पावर इज डेलीगेटेड टू आरओसी। द प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी, पहले आपको सीजी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। कब? विदाउट प्रिजुडाइज टू सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन नंबर 2, अ कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड विद अ नेम विच कंटेन। अगर मान लो आपके नाम में कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है टू गिव द इंप्रेशन दैट द कंपनी इज इन एनी वे कनेक्टेड विद और हैविंग द पैटर्नेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन और बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। सर ये क्या बोल रहे हैं? अगर आपकी कंपनी में कोई ऐसा नाम आ रहा है, कोई ऐसा वर्ड आ रहा है, आप ऐसे समझ लो कोई ऐसा नाम आ रहा है, कोई वर्ड आ रहा है, कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है जो ये क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि गवर्नमेंट से ना आपका कहीं ना कोई कनेक्शन है,
या गवर्नमेंट आपको कोई सपोर्ट करती है, मतलब क्योंकि फिर तुम पता क्या करोगे, तुम ये नाम ऐसे रखोगे, पब्लिक के सामने नाम जाएगा और पब्लिक को क्या लगेगा, अरे ये कंपनी तो किसके साथ कनेक्टेड है, गवर्नमेंट के साथ, भाई ये तो बिल्कुल विश्वसनीय कंपनी है, इसमें दबा के पैसे लगाओ, और तुम लोग फ्रॉड कर दोगे पब्लिक के साथ। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई, अगर कोई भी ऐसा वर्ड या एक्सप्रेशन हमें तुम्हारे नाम में दिख रहा है जिससे ये कनेक्शन लग रहा है कि तुम्हारा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ कोई कनेक्शन है, या तुम ऐसा दिखाना चाह रहे हो कि गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग यू, गवर्नमेंट इज कनेक्टेड विद यू, तो फिर यहां पर पंगा पड़ेगा, आपको पहले प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी सीजी से, अदरवाइज यू कैन नॉट गिव दिस नेम टू द कंपनी। वर्ड्स और एक्सप्रेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल 8A(b)। सर 8B करके एक रूल है कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल्स का, और इन्होंने बोला उनमें हम कुछ नाम बताएंगे, आपको एक लिस्ट बताएंगे, ये रही वो लिस्ट, मैं अभी दिखाता हूं आपको, ये रही, ये वो लिस्ट है। अगर आप ये सारे नाम अपने नाम, ये सारे वर्ड्स अपने नाम में रखते हो तो पहले आपको सीजी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बोर्ड, अब देखो मैं अपनी कोई ऐसी कंपनी का नाम रखता हूं बोर्ड, तो वो ना थोड़ा इंडिकेशन देता है कि ये कोई सरकार से कनेक्टेड है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड। तो अब मैं अगर अपनी कंपनी का नाम में कोई बोर्ड वर्ड ऐड करूंगा ना तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, फेडरल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अब आप अपनी कंपनी के नाम में लिख रहे हो राष्ट्रपति प्राइवेट लिमिटेड, तो भाई ये लगेगा ना कि कुछ तो कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड द लाइक, म्युनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, नेशन, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, ये सब ऐसे कोई वर्ड अगर आप अपनी कंपनी के नाम में यूज करते हो, यू हैव टू टेक द प्रायर अप्रूवल। तो अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने ये बताया कि सर आपका नाम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, मिलता जुलता नहीं होना चाहिए एग्जिस्टिंग कंपनी से, और दूसरा कोई ऐसा नाम मत रखना जो सीजी के नजर में अनडिजायरेबल हो या फिर वो कोई ऑफेंस क्रिएट करता हो। दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए अगर आपको कोई नाम रखना है तो उस नाम में कोई भी ऐसा वर्ड एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए जो आपका कनेक्शन दिखा रहा हो किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ, या फिर ऐसा क्लियर कट नजर आ रहा है कि सर 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 गवर्नमेंट आपको क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो देन इन दैट केस वहां पर पंगा पड़ेगा और फिर वहां पर आप फंस जाओगे, ठीक है, आपको सीधी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और कोई ऐसा वर्ड या एक्सप्रेशन आप नहीं लिख सकते जो कहां लिखा है रूल 8B में, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अच्छा सर, बोलो ना सर, एक बात बताओ, ये कैसे लगेगा कि हमारा नाम सिमिलर सिमिलर सा है, मिलता जुलता है? तो इसके लिए मैंने बड़े सारे एग्जांपल्स बनाए आपके लिए, ठीक है, इसको समझते हैं आराम से। सर मान लीजिए कि अगर मैं ऐसे लिखता हूं, आप किसी नाम को प्लूरल या सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देते हो तो भैया वो सेम ही माना जाएगा। रूल 8 की लैंग्वेज क्या है, सुनना, अ वर्ड इज सेड टू रिजेंबल, मिलता जुलता ही नाम लगेगा, व्हेन डिफरेंस इज ओनली एंड ओनली ऑफ। ये जो नीचे मैं आपको डिफरेंस पढ़ाने वाला हूं, अगर आपके नाम में बस यही डिफरेंसेस है तो भाई तुम्हारा नाम, अगर मैं इन डिफरेंसेस को हटा भी दूं और फिर भी नाम मिलता जुलता ही लग रहा है तो फिर वो सेम ही माना जाएगा, तुम्हें हम नाम अलॉट नहीं करेंगे। सर एक बार दोबारा बताओ ना, क्या बोल रहे हो? एक नाम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करता है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है वो नाम, और एक मैं जो अपनी कंपनी का नाम रखना चाह रहा हूं वो नाम। अगर ये नाम और ये नाम में अंतर सिर्फ इन चीजों का है, इन्हें हटा दो, इनको हटाने के बाद भी तुम्हारा नाम सिमिलर ही तो लग रहा है, तो हम सेम ही मानेंगे भाई, डिफरेंस नहीं माना जाएगा नाम में। तुमने सिर्फ दिखावेबाजी के लिए थोड़ा थोड़ा सा ही क्या बोलते हैं डिफरेंस क्रिएट करा है, असल में डिफरेंस है नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, देखो सुनो, अगर आप किसी नाम को प्लूरल या सिंगुलर फॉर्म में लिख देते हो तो वो सेम ही है, जैसे ब्लू हेवन और ब्लू हेवेंस लिखा हो तो ये सेम ही है यार। बट केजी लिमिटेड इज नॉट सेम एज केजीएफ लिमिटेड, ये प्लूरल थोड़ी हुआ, ये तो तुमने नाम ही अलग रखा ना, तो ये आपको मिल जाएगा। टाइप एंड केस ऑफ लेटर, टाइप एंड केस ऑफ लेटर मतलब, सर केस ऑफ लेटर का मतलब होता है वो अपर केस लोअर केस, अगर तुम ऐसे करके लिख देते हो या स्पेसिंग कर देते हो वर्ड्स के बीच में या पंक्चुएशन मार्क यूज कर देते हो तो वो सेम ही माना जाएगा। केजीएफ लिमिटेड इज सेम एज केजीएफ लिमिटेड, तुमने बीच में स्पेस डाल दिया, हमारी कंपनी का नाम अलग है, अरे कोई अलग नहीं है। K.G.F लिमिटेड वो सेम ही है। बट ब्लू पर्ल लिमिटेड, और आपने डैश डाल दिया बीच में, पंक्चुएशन मार्क, देखो डैश डाल दिया बीच में, क्या डाल दिया, डैश, पंक्चुएशन मार्क, ये भी क्या माना जाएगा, सेम माना जाएगा। यूज ऑफ डिफरेंट टेंसेज इन वन और बोथ नेम, अगर आप डिफरेंट टेंस यूज करते हो, मतलब तुमने एक प्रेजेंट टेंस में नाम रखा हुआ है, एक पास्ट टेंस में रखा हुआ है, वो सेम माना जाएगा। सुपर ब्लेंड इज सेम एज सुपर ब्लेंडेड, सुपर ब्लेंडिंग ये अब अच्छा मैं नाम रख देता हूं असेंड लिमिटेड, असेंडेड लिमिटेड, असेंडिंग लिमिटेड, तो वो सेम ही माना जाएगा। स्पीक प्रो लिमिटेड इज सेम एज स्पोकन प्रो लिमिटेड। अगर आप हल्का सा वेरिएशन कर देते हो इन द ग्रामेटिकल, जो आपका क्या बोलते हैं कुछ वर्ड्स हैं, तो उसका कुछ जरा सा आप वेरिएशन कर देते हो, कुछ स्पेलिंग में चेंज कर देते हो, तो भी वो सेम माना जाएगा। जैसे जैसे सेंटर प्रोग्राम लिमिटेड इज सेम एज सेंटर प्रोग्राम लिमिटेड। सर क्या फर्क है, की फर्क पहनना है, फर्क पहनना है, इधर देखो, ये सेंटर ऐसे लिखा है, ये सेंटर ऐसे लिखा है, पर ये दोनों बोलने में तो सेम ही आ रहे हैं ना।
सामने वाले पब्लिक के दिमाग में क्या जाएगा, सेम कंपनी है। मैं बोलूंगा सेंटर प्रोग्राम लिमिटेड, अब वो कौन सी समझेगा भाई, ये वाली है ये वाली, तो इन्होंने बोला नहीं ये सेम नाम है, हम अलॉट नहीं करेंगे। डिस्क सॉल्यूशन लिमिटेड इज सेम एज डिस्क सॉल्यूशन लिमिटेड, बट ये डिस्को सॉल्यूशन लिमिटेड थोड़ी है, ठीक है, वो सेम नहीं होगा। अगर एक कंपनी का नाम है डिस्क सॉल्यूशन, दूसरा रहता है डिस्को सॉल्यूशन, तो फिर ये सेम नहीं है। अगर आप डिफरेंट फोनेटिक स्पेलिंग यूज करते हो, फोनेटिक स्पेलिंग का मतलब जो सुनाई देने में तो सेम है बट उनको लिखने में फर्क आएगा, जैसे डीके लिमिटेड इज सेम एज डीके लिमिटेड, और इट इज सेम एज डीके लिमिटेड, और इट इज सेम एज डीके लिमिटेड, और इट इज सेम एज डीके लिमिटेड और डीके लिमिटेड, तो ये सब सेम ही है, ठीक है। रियल टेक लिमिटेड इज सेम एज रियल टेक और रियल टेक। कैमटेक आप ऐसे बोल लो, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे देखो, आप ऐसे लिखो कैमटेक, तो कैमटेक को ऐसे भी लिख सकते हैं कैमटेक लिमिटेड, फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कैमटेक लिमिटेड, फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कैमटेक लिमिटेड, तो ये सब कंपनी के नाम सेम माने जाएंगे। अच्छा सर, अच्छा अच्छा जी। कंप्लीट ट्रांसलेशन और ट्रांसलिटरेशन, अगर मान लो आप पूरा नाम का या तो ट्रांसलेशन कर देते हो या ट्रांसलिटरेशन कर देते हो तो उसे सेम माना जाएगा। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इज सेम एज सर्वोच्च निर्माण लिमिटेड, वो सेम ही है, तुमने बस क्या करा, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है तो तुमने क्या लिखा, विश्वास भरोसा लिमिटेड, ठीक है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज या विश्वास भरोसा बोल रहा हूं, ऐसे बोला भरोसा उद्योग लिमिटेड या विश्वास उद्योग लिमिटेड, तो ये सेम माना जाएगा भाई। कोस्टल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इज नॉट सेम एज कोस्टल निर्माण लिमिटेड, बट ये पूरा आपने 100% कोई क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन या ट्रांसलिटरेशन नहीं किया है, तो इसे हम सेम नहीं मानेंगे, ठीक है। यूज ऑफ होस्ट नेम सच एज www और डोमेन नेम, ये सब में भी आपको सेम माना जाएगा। लाइक उस्तरा लिमिटेड इज सेम एज ustara.com लिमिटेड, सर ये कहां से ढूंढ के लाया हो आप नाम, बैठ के बुलाए थे। सुप्रीम उस्तरा लिमिटेड इज नॉट सेम एज ustara.com लिमिटेड, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन द नेम, अगर आप आगे पीछे नाम कर देते हो, फॉर एग्जांपल करण कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स लिमिटेड इज सेम एज करण डेवलपर एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, तुमने बस ऐसे कर दिया और कुछ नहीं है। यूज ऑफ द डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल इन वन और बोथ नेम, कंट्री टूर लिमिटेड इज सेम एज अ कंट्री टूर, तुमने आर्टिकल ए एंड द ये यूज कर रहे हो, द कंट्री टूर, तो ये सेम ही है। एक बात बताओ, ईशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अनीशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये सेम होगा? सर यहां भी तो एन लगा है, अबे नालायक वो नाम भी तो बदल गया, पहले वो ईशा था अभी वो अनीशा हो गया, तो ये दो अलग अलग कंपनी है, इन्हें सेम नहीं माना जाएगा। अच्छा सर मान लो कोई एग्जिस्टिंग नेम है, हम उसमें किस चीज का एडिशन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल सैलवेज टेक्नो लिमिटेड एक एग्जिस्टिंग नेम है, हम उसको ऐसे करें सैलवेज टेक्नो दिल्ली लिमिटेड या सैलवेज दिल्ली टेक्नो लिमिटेड, तो ये सेम माना जाएगा। बट अगर ऐसे लिखा रेट्रो फार्मा दिल्ली लिमिटेड और फिर हम लिखते हैं रेट्रो फार्मा मुंबई लिमिटेड, ये दो अलग अलग कंपनी मानी जाएंगी। एडिशन डिलीशन और मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूमरल्स और एक्सप्रेशन डिनोटिंग द न्यूमरल इन एन एग्जिस्टिंग नेम, मान लो कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक कंपनी का नाम है और आप अपने नाम में कोई ऐसा न्यूमरल या कुछ वर्ड ऐसा कुछ ऐड कर देते हो या डिलीट कर देते हो तो वो भी सेम माना जा रहा है। थंडर स्टॉर्म लिमिटेड इज सेम एज थंडर 17 स्टॉर्म लिमिटेड। 24/7 स्टोर्स लिमिटेड, 24/7 करके स्टोर्स रहते हैं, तो अगर हम ऐसे लिखते हैं 7 स्टोर लिमिटेड या 24/7 रिप्रेजेंट अ ब्रांड, सर ये 24/7 जो है एक ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं 24/7 स्टोर लिमिटेड और एज 7 स्टोर लिमिटेड, तो फिर ये दो अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि दोनों सेम है। 24/7 स्टोर्स और 7 स्टोर्स लिमिटेड ये दोनों अलग अलग कंपनी मानी जाएगी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू चेक कि ये कंपनी का नाम आपसे रिजेंबल कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अलावा भी तुम लोग को कोई दिमाग में डाउट आए कि सर मेरे को ये बताओ कि ये और ये कंपनी का नाम सेम होगा या नहीं होगा, मैंने तुम्हें सहायता सेवा केंद्र नंबर बहुत बार दे चुका हूं 8447688858, या तो इस पे मेरे को व्हाट्सएप कर देना, या फिर अगर इस पे व्हाट्सएप तुम्हारा मन नहीं मान रहा तो आप एक काम करना, आप कमेंट में लिख देना कि सर हमको ये वाला पॉइंट और दोबारा से बता दो, या हमको ये वाला डाउट है ये भी बता दो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू चेक, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि 8B वाला वो जो आपको सीजी अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब देखते हैं, द नेम शैल बी कंसिडर्ड अनडिजायरेबल इफ द प्रपोज्ड नेम कंटेन द वर्ड ब्रिटिश इंडिया। अगर देखो कुछ वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे केसेस में आपका नाम जो है वो अनडिजायरेबल माना जाएगा। कब? अगर मान लो आपके नाम में क्या लिखा है ब्रिटिश इंडिया, गलत है ना यार, अब आप तो इंडिपेंडेंट हो चुके हो। पहले जब हम पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था हमको बोलते थे ब्रिटिश इंडिया, अब हटाओ ना, अब अपन को सिर्फ इंडिया बोलते हैं, अनडिजायरेबल गलत है। अगर आपका नाम कुछ ऐसा है जो एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन एंड प्रॉपर यूज एक्ट 1950 के अंदर मना है, प्रोहिबिटेड है, तो आप वो नाम नहीं रखोगे, वो अनडिजायरेबल हो जाएगा। अगर आपके नाम में कोई ऑफेंसिव वर्ड आ रहा है आप नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा। इफ इट इंक्लूड्स एनी ऑफेंसिव वर्ड, प्रपोज्ड नेम इंप्लाइज द कनेक्शन विद एन एम्बेसी और कॉन्सुलेट ऑफ अ
फॉरेन गवर्नमेंट, अगर फॉरेन एम्बेसी के साथ तुम्हारा कोई कनेक्शन दिख रहा है तो वो अनडिजायरेबल हो जाएगा। द प्रपोज नेम इंक्लूड्स वर्ड सच एज बैंक, इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंज, वेंचर कैपिटल, निधि, म्यूचुअल फंड, अनलेस कि आप डिक्लेरेशन जो है वो सबमिट कर दो किनको, इन रेगुलेटर्स को, एंड दैट द रिक्वायरमेंट्स मैंडेटरी आर कंप्लाइड। अगर ये कंप्लाइंस आप पूरे कर लेते हो तो आप ये शब्द अपने नाम में ऐड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। वाइल अलॉटिंग द नेम, आरओसी जो होगा वो प्रॉपर ड्यू केयर रखेगा। भाई वो देश जहान की जितनी भी कंपनीज है ना, सारी आरओसी के पास जो रजिस्टर्ड है, फुल ड्यू केयर के साथ प्रॉपर चेक करेगा कि क्या नाम में कोई ऐसा सीन तो नहीं है कि नाम में कुछ ऐसा शब्द लिखा हो जो कॉन्ट्रावीन कर रहा हो एम्बलम्स एंड नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 को, एंड इट इज नेसेसरी दैट रजिस्ट्रार आर फुल्ली फैमिलियर विद द प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नाम अलॉट कीजिएगा, अदरवाइज आप नहीं कीजिएगा। आगे लिखा है अब सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 4 पे आते हैं, एप्लीकेशन टू आरओसी। देखो लॉ में क्या लिखा है, एप्लीकेशन टू आरओसी, ठीक, बट ये आरओसी को एप्लीकेशन जो जाती है ना, ये जाती है सीआरसी को, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। अब ये कहां पे है सर, ये आपका पड़ेगा गुरुग्राम में। गुरुग्राम के पास में एक जगह है मानेसर, मानेसर में ये सीआरसी का ऑफिस है, और यहां पर ही आपको जो है नेम रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा, यहीं पर ये आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि ये सीआरसी है क्या। मतलब एक बढ़िया चीज बताता हूं तुम लोग को, तुम पूछना, मान लो आपका रजिस्टर्ड, आधे लोगों को ये गलत पता होगा, अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है तो आप कौन से आरओसी को एप्लीकेशन डालोगे फॉर नेम रिजर्वेशन, आप पूछना, पता है लोग मोस्टली का आंसर देंगे दिल्ली आरओसी को। अगर मेरा क्या बोलते हैं, मेरा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो मुंबई में है, तो मैं आरओसी मुंबई को क्या बोलते हैं एप्लीकेशन डालूंगा रजिस्ट्रेशन की, पूछो, वो बोलेंगे मुंबई। आरओसी पुणे को डालूंगा, पुणे। भाई आरओसी, अगर मैं बोल रहा हूं रजिस्टर्ड ऑफिस तुम्हारा किसी भी स्टेट में हो, पर जो तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर नेम रिजर्वेशन जाएगा ना, वो सीआरसी के पास ही जाएगा, यानी कि मानेसर वाले ऑफिस में ही जाएगा, जो कि आईआईसी में है, आईआईसीए में है, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सीआरसी का जो ऑफिस है गुड़गांव मानेसर में, वहीं पर ही आपको नेम रिजर्वेशन करवाना है। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस किसी भी स्टेट में हो तुम्हारा। मैं फिर बोल रहा हूं, ये बहुत सारे लोगों को गलत पता है, इवन क्वालिफाइड पीपल आर मेकिंग मिस्टेक इन दिस थिंग कि हम आरओसी को एप्लीकेशन डालेंगे। वो सोचते हैं दिल्ली में रजिस्टर्ड ऑफिस है तो दिल्ली के आरओसी को एप्लीकेशन जाएगी, कोई दिल्ली के आरओसी को एप्लीकेशन नहीं जाएगी, सीआरसी को एप्लीकेशन जाएगी। तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस किसी भी स्टेट में हो, हमें मतलब नहीं है। अब पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन, अब देखो दो केस हो सकते हैं, या तो नई कंपनी है वो नाम रिजर्व करा रही है तो वो एप्लीकेशन लगाएगी स्पाइस प्लस के एक फॉर्म में। सर स्पाइस प्लस क्या होता है, ये भी आगे इनकॉर्पोरेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, तो एक फॉर्म आएगा स्पाइस प्लस सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा। मैं तुम्हें फुल फॉर्म बता रहा हूं, लिख लो, सिंप्लीफाइड, लिख लो बेटा, लिख लो, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। सिंप्लीफाइड क्या बोलते हो सर, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, दैट इज INC 32। इसमें आप फीस पे कर सकते हैं 1000 रुपए टू द आरओसी फॉर रिजर्वेशन ऑफ द नेम एज नेम ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी। आपको 2 नाम लिख के देने होंगे, ठीक है, आप 2 नाम लिख के दीजिए इन द ऑर्डर ऑफ योर प्रायोरिटी। अगर वो बोलेंगे नहीं ये 2 नाम बिल्कुल मना है, फिर आप और दोबारा 2 नाम दे सकते हो, 2 बार आप बिना फीस के रीसबमिशन कर सकते हो। मतलब पहले आप 2 नाम लिख के दो, आरओसी ने बोला मतलब सीआरसी ने बोला, मैं बोलूंगा तो देखो आरओसी, पेपर में भी आरओसी लिख के आओगे आप लोग, बट रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में सीआरसी ये काम कर रहा है। तो वो क्या करेगा, वो ये नाम काट देगा, मतलब बोलेगा नहीं ये अनडिजायरेबल है, फिर ये बोलेगा अनडिजायरेबल है, ठीक है, 2 नाम काट दिए, फिर आप दोबारा रीसबमिट करो फॉर्म को। सर दोबारा क्या फीस भरनी है, नहीं, 2 नाम और दो, मान लो ने दोनों फिर बना कर दिया कि भाई नहीं ये भी नहीं होगा, फिर आप दोबारा 2 नाम और दे सकते हो बिना फीस के। पर अगर एक बार 6 नाम रिजेक्ट हो गए, उसके बाद आपका ये सारा प्रोसेस डेड हो जाएगा, अब दोबारा तुमको फीस पे करनी पड़ेगी, दोबारा नेम देना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग कंपनी, अगर मान लो कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है वो अपना नाम चेंज करना चाहती है और अब वो नया नाम के लिए रिजर्वेशन करा रही है, तो वो स्पाइस INC 32 में नहीं जाएगी, वो जाएगी रन फॉर्म में, रिजर्व यूनिक नेम। तो यहां पर एक कैटेगरी बनाओ कि अगर कंपनी है और कंपनी न्यू है तो उस केस में आप नाम रिजर्व कराओगे इन स्पाइस प्लस में, और अगर कंपनी एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग वाले में आप रन फॉर्म जो है वो फिल करोगे। ठीक है, फीस दोनों केस में कितनी जाएगी, 1000 रुपए, 1000 रुपए। दोनों ही केस में आपको 2 नाम लिख के देने हैं और 2 बार आपको और एक्स्ट्रा रीसबमिशन मिलेगा, और वो भी कोई बिना फीस के। पर अगर एक बार ये नाम रिजेक्ट हो गए और 6 के 6 नाम आपके 2 रिजेक्ट हुए, फिर 2 रिजेक्ट हुए, फिर 2 रिजेक्ट हुए, तो फिर आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, फीस पे करना पड़ेगा। अगर मान लो आपका नाम रिजर्व हो जाता है तो आरओसी आपका जो नाम है वो रिजर्व कर देगा। रीसबमिशन शैल बी अलाउड विद इन 15 डेज फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट इफ एनी। तो आपको रीसबमिशन कितने दिन के अंदर करना है, सिर्फ 15 दिन के अंदर। रिजर्वेशन ऑफ नेम, सेक्शन 4 सबसेक्शन 5, अपॉन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन टू द आरओसी ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट फर्निश, यानी आपने एप्लीकेशन लगाई, उसके बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट फर्निश करे, उसके बेसिस पर आरओसी जो है 20 दिन के लिए
आपका नाम क्या कर देगा, रिजर्व कर देगा। और अगर मान लो आप एग्जिस्टिंग कंपनी हो तो आपका नाम 60 डेज के लिए क्या हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा। क्या बोला मैं? अपॉन रिसिट ऑफ एन एप्लीकेशन, आरओसी के पास एप्लीकेशन आई, आपने डॉक्यूमेंट्स भी दिए, आपने इंफॉर्मेशन भी दी, अब आरओसी आपका नाम रिजर्व करेगा 20 दिन के लिए, यानी इस 20 दिन के अंदर अंदर तुमको सारे कंप्लायंसेस कर लेने हैं, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स बना लो, फाइल कर दो, ठीक है, और क्या बोलते हैं, कंपनी इंकॉर्पोरेट कर लो और ये नाम रजिस्टर करवा लो अपना। अगर एक बार 20 दिन बीते, अगर 20 दिन बीते तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगी, ये 20 दिन बीतते ही आपका वो नाम गया, यानी अब आपको दोबारा से प्रोसेस लगाना पड़ेगा, फिर आपको अच्छा सर एक बात बताओ, मान लो 20 दिन बीत गए, ठीक है, और 20 दिन बीतने के बाद मैं नहीं कर पाया 20 दिन में वो सब काम, ठीक है, और मुझे वो नाम नहीं मिला, मेरा वो नाम जो रिजर्व हुआ था वो वापस से चला गया। अब क्या मैं दोबारा 20 दिन बाद यही वाला नाम रिजर्व करा सकता हूं? बेटा अगर किसी और ने ले लिया तो वो ले जाएगा, फिर आप ये नहीं बोल सकते ये मेरा पहले रिजर्व हुआ था, डजंट मैटर एट ऑल। किसी और ने ले लिया ना तो फिर वो ले लेगा, और अगर मान लो किसी और ने नहीं लिया तो आप देना चाहो, आप दोबारा से वो नाम दे सकते हो, और फिर मिल गया तो ठीक है, बट तुम 20 दिन के अंदर कोशिश करना कि ये हो जाए। सर मान लो मेरा 20 दिन के अंदर नहीं पॉसिबल हो पा रहा, तो आप एक काम करो, एक्सटेंशन ले लो। अगर आप एक्सटेंशन लेते हो कितने दिन का, सर 20 दिन का मुझे और एक्सटेंशन दे दो, तो 1000 रुपए की फीस दे देना, 20 दिन के लिए टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। सर अगर मान लो मैं और 20 दिन के लिए एक्सटेंड कराना चाहता हूं तो फिर आपको 2000 रुपए की फीस देनी होगी और 20 दिन के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। पर अगर सर मैं 20 दिन के बाद सीधा एक ही बारी 40 दिन का एक्सटेंशन लेना चाहता हूं तो सीधा आप 3000 रुपए फीस पे करिए, सीधा वन शॉट आपको 40 डेज का क्या मिल जाएगा, एक्सटेंशन मिल जाएगा, ठीक है। एंड 60 और प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर चेंज ऑफ इट्स नेम, मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी है तो देखो ये मैं बात कर रहा हूं न्यू कंपनी की, और ये मैं बात कर रहा हूं एग्जिस्टिंग कंपनी की। तो इस केस में अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी का केस है तो इन दैट केस आप जो नाम रिजर्व करवाएंगे वो आपका 60 दिन के लिए रिजर्व होगा। सर एक चीज बताओ, ये 20 दिन के लिए रिजर्व हो रहा है, 60 दिन के लिए, इसके बाद वो हमारा नाम नहीं रहेगा, इतने में आपको कंप्लायंस पूरे करके वो नाम को अपना बना लेना है, ठीक है। और अगर तुम वो अपना नहीं बना पाए, अपना वो नाम बोल चिल्लाता रह गया अपना बना ले सही, और तुमने नहीं बनाया, 20 दिन 60 दिन बीत गए, तो उसके बाद फिर ये कोई और ले जाएगा। पर अगर तुमने एक बार ये नाम से कंपनी रजिस्टर कर ली तो अब लाइफ टाइम के लिए आपका ये नाम रहेगा, अनलेस एंड अनटिल आप अपना नाम खुद चेंज ना कराओ तो, ठीक है जी सर। पर अगर मोगैम्बो को बाद में ये पता चला कि तुमने रॉन्ग इंफॉर्मेशन लेकर ये नाम ले लिया था, where after reservation of name it is found that name was applied by furnishing wrong or incorrect information, तो भैया जो चपेट पड़ेगी ना, देखो क्या क्या, इफ द कंपनी हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड, अगर अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, मान लो अभी वो 20 दिन का टाइम चल रहा है, अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, पहले पकड़ में आ गया कि तुमने गलत इंफॉर्मेशन देकर नाम रिजर्व करा लिया, रिजर्वेशन नेम जो हुआ आपका वो कैंसिल कर दिया जाएगा और एप्लीकेंट के ऊपर पेनल्टी लगेगी 1,00,000 रुपए की। ओ हे मां माता जी, 1,00,000 की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। बट अगर सर मान लो हम तो तेज निकले, हमने कंपनी इंकॉर्पोरेट कर दी, तो क्या होगा, रजिस्टर में आफ्टर सॉरी रजिस्टर नहीं रजिस्ट्रार में आफ्टर गिविंग द कंपनी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, पहले आपको अपनी एक सफाई का मौका दिया जाएगा कि चलो ठीक है तुमको जो कहना है अपनी सफाई में कहो। उसके बाद आरओसी क्या कर सकता है, डायरेक्ट करेगा कंपनी को कि भाई तुम नाम चेंज करो विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ, क्योंकि कंपनी तो बन चुकी है, तो बोलेगा भाई 3 महीने के अंदर अंदर अपना नाम चेंज कर, ओआर पास कर। ओआर का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अभी इतना याद कर लेना, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन 50% आपको मिनिमम कंसेंट चाहिए होती है फेवर में, ठीक है। टेक एक्शन फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द आरओसी, कंपनी नाम चेंज नहीं करती, अच्छा बेटा नाम चेंज नहीं करेगा, हम नाम ही उड़ा देंगे तुम्हारा, आरओसी स्ट्राइक ऑफ कर देगा। तुम्हें याद है मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या कंपनी का डिसोल्यूशन हो सकता है विदाउट वाइंडिंग अप, हाँ हो सकता है, अगर कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हो जाए, आरओसी स्ट्राइक ऑफ कर दे, कंपनी का नाम उड़ा देगा। और मान लो अगर ऐसा भी नहीं हो पा रहा, वो बोलता है हम वाइंडिंग अप की पिटीशन डाल देंगे, कंपनी को क्या करो, बंदी करो, सीधा वाइंड अप करो, ठीक। इसके बाद सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 6 बिल्कुल ही बेजान सेक्शन है, ये सिर्फ ये बात करता है कि जो मेमोरेंडम है ना वो अलग अलग फॉर्मेट्स में बनते हैं। अलग अलग फॉर्मेट बोले तो टेबल ए में एक फॉर्मेट दिया, टेबल बी में, टेबल सी में, टेबल डी में, टेबल ई में, और इन शेड्यूल नंबर 1 ऑफ द एक्ट। तो सर ये कौन कौन से फॉर्मेट है, मतलब ए में कौन सा एमओ है, बी में कौन सा एमओ है, तो अगर तुमको नॉलेज के लिए जानना है बस तो ऐसे ध्यान रखना, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उसका फॉर्मेट ए में दिया हुआ है, एक मॉडल फॉर्मेट मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि आप इसको देखकर अपना एमओए बना सकते हो, ठीक है। फिर कंपनी जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल नहीं है पर उसकी, ठीक है। सी में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, जिसकी शेयर कैपिटल है। डी में अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल,
और ई में अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है, ये फॉर्मेट्स हैं आपके। और एक चीज ध्यान रखना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है, जैसे ही कंपनी बन जाती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है कंपनी जब फाइल करती है तो वो एमसी की वेबसाइट पर आ जाता है। इट बिकम्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, कोई भी बंदा जाकर उसको इजीली एक्सेस कर सकता है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी इज प्रिज्यूम टू हैव द नॉलेज ऑफ द कंडीशन कंटेंट देयरिन। तो कोई भी बंदा जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हम ऐसा मानते हैं कि भैया उसने एमओए तो पढ़ लिया होगा और उसको सारी कंडीशंस के बारे में पता रहेगा। एनी प्रोविजन इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सुनना। एनी प्रोविजन इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स इन द केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। कोई मान लो कोई भी ऐसा प्रोविजन जो आप एमओए में या एओए में लिखते हो और वो कौन सी कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अच्छा, यानी ये गारंटी अमाउंट देंगे। शेल नॉट गिव एनी पर्सन अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अदरवाइज देन एज मेंबर। सर ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, सबसे पहले तो ऐसे पढ़ो कि एक कंपनी है, कंपनी कौन सी है, लिमिटेड बाय गारंटी है। सबसे पहले तो ये पढ़ो कंपनी कौन सी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, उस कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है। ठीक है, और आपने कुछ भी ऐसा प्रोविजन डाल दिया एमओए में या एओए में कि भाई इस बंदे को ना इस कंपनी के डिविजिबल प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, चल भाई अगर वो मेंबर है तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब आप अपने एमओए या एओए में कुछ भी ऐसा प्रोविजन नहीं डाल सकते कि हम इस बंदे को डिविजिबल प्रॉफिट में भागीदारी दिलवाना चाहते हैं। अगर डालोगे भी तो वो प्रोविजन वॉइड माना जाएगा। सर दोबारा बताओ, एक बार ये दोबारा बताओ, अपने एमओए में या एओए में आप कोई ऐसा प्रोविजन डाल देते हो जिसका इफेक्ट ये आ रहा है कि कंपनी के जो डिविजिबल प्रॉफिट्स होंगे उसमें उसको भी हिस्सा मिलेगा। जैसे मान लो मैं एक मेंबर हूं तो मैंने ना ऐसा कुछ क्लॉज डलवा दिया कि कोई मेरा रिश्तेदार है, ठीक है, ऐसे समझो भाई जेठालाल ने बबीता का नाम डलवा दिया, इसको भी प्रॉफिट मिलेगा। वो बोलते नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इफ यू आर अ मेंबर देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट द डिविजिबल प्रॉफिट्स, अदरवाइज नॉट। अगर ऐसा करते भी हो आप तो उसको वॉइड माना जाएगा। तो उसको क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। ठीक है 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 जी सर। आज एक बार बताओ, अगर मान लो मैंने ऐसा प्रोविजन डाला तो पूरा एमओए एओए वॉइड हो जाएगा या वो प्रोविजन वॉइड हो जाएगा? सर सिर्फ वो वॉइड होगा, पूरा एमओए वॉइड नहीं होएगा। चलो इसके बाद आते हैं सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज में क्या लिखते हैं, सिचुएशन क्लॉज में हम लोग लिखते हैं द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी शैल मेंशन द नेम ऑफ द स्टेट। कछु याद आ रहा है, हम बोले थे आपसे कि आपको स्टेट का नाम लिखना पड़ेगा। सर किसका नाम लिखना पड़ेगा, स्टेट का नाम लिखना पड़ेगा। वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिसर इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड, इज प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड। अब एक चीज बताता हूं इंटरेस्टिंग, देखो ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होने जा रही है उससे पहले उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, और ऐसा भी हो सकता है हमको पता था कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी पड़ी है, इसी को रजिस्टर्ड ऑफिस बनाएंगे, तो इनकॉर्पोरेशन से पहले हमारे पास रजिस्टर्ड ऑफिस है। और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हो रही है, अभी हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, तो बोलते हैं कि भैया अगर मान लो पहले ही है बहुत अच्छी बात है, अगर पहले नहीं है तो जब कंपनी बन जाएगी विद इन 30 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन यू हैव टू रजिस्टर योर रजिस्टर्ड ऑफिस। आपको बताना पड़ेगा आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है। ठीक है, और आपको उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आरओसी को भी देनी पड़ेगी। द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों रजिस्टर्ड ऑफिस इंपॉर्टेंट है? सर ये डोमिसाइल एस्टैब्लिश करता है, मतलब जुरिस्डिक्शन बताता है कि ये कंपनी इस जगह की रेजिडेंट है, मतलब एक तरीके से, और फिर टैक्स एस्पेक्ट्स के लिए और कुछ जुडिशियल या लीगल एस्पेक्ट्स के लिए, फिजिकल एस्पेक्ट्स के लिए हम उसके हिसाब से कंपनी को डिसाइड करते हैं कि ये कंपनी किसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर फॉल करेगी। सर दो सबसे बड़े चीज जो मैं बोलता हूं ना, वो मैं बोलता हूं ये, मतलब ये बी वाला जो क्लॉज है ना, मेनली तो इसी के लिए ही रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। आप मार्क कर लेना, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। मेनली तो रजिस्टर्ड ऑफिस इन कामों के लिए बहुत जरूरी होता है। जो कंपनी की स्टैट्यूटरी बुक्स हैं, स्टैट्यूटरी बुक्स बोले तो जितने भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ठीक है, जो स्टैट्यूटरी बुक्स हैं उनको हम कहां रखते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखते हैं। वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही रखे जाएंगे और कहीं नहीं रखे जाएंगे। ठीक है, जनरल मीटिंग ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड। जो एजीएम होती है ना कंपनी की, वो भी रजिस्टर्ड ऑफिस पे होनी चाहिए। अब मान लो रिलायंस है, रिलायंस का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, ठीक है, और रजिस्टर्ड ऑफिस मान लो कोई ऐसा छोटा सा ऑफिस है, वहां पे नहीं आ सकते। रिलायंस के शेयर होल्डर तो कई सारे लाखों करोड़ों शेयर होल्डर है, मान लो 50,000 शेयर होल्डर भी आ गए, तो रिलायंस कहां बिठाएगा ऑफिस में? तो लॉ ने लिखा और इन द सिटी वेयर इट इज सिचुएटेड। या तो आप एजीएम करा लो कहां पे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे, या अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं आ पा रहा मामला तो फिर आप एक काम करो, इन द सिटी वेयर इट इज सिचुएटेड। जिस सिटी में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है उस सिटी में क्या कर सकते हैं आप, अपनी जनरल मीटिंग कंडक्ट करा सकते हैं। एक्ट एज द एड्रेस
टू विच द नोटिस एंड द अदर कम्युनिकेशन कैन बी सेंट। ये वो एड्रेस होगा जहां पर कंपनी को कोई अदर नोटिस या कोई भी हमें कम्युनिकेशन भेजना है तो भेज सकते हैं। एंड कंपनी शैल विद इन 30 days ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन एंड एट ऑल टाइम्स देयर आफ्टर हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है और अभी हमारे पास रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं था तो उसके 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस बनाओ, और ये रजिस्टर्ड ऑफिस आपका हमेशा मेंटेन रहना चाहिए एंड कैपेबल ऑफ रिसीविंग एंड एक्नॉलेजिंग ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिस एज मे बी एड्रेस टू इट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, स्टेट द ऑब्जेक्ट फॉर विच इट इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड नेसेसरी मैटर्स देयर टू। और आप साथ में या तो एक तो मेन ऑब्जेक्ट अपने लिखोगे और नेसेसरी मैटर मतलब बोले तो वो फर्दरेंस वाले जो ऑब्जेक्ट है, मतलब वो आपके सपोर्टिव वाले जो ऑब्जेक्ट है वो आप इसके अंदर लिखोगे। ठीक, इसके बाद मार्क करो वेरी 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 इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन। एक डॉक्ट्रिन हुई, एक लॉ में एक डॉक्ट्रिन लिखी। डॉक्ट्रिन क्या होता है, आप ऐसे समझ लो जैसे मैथ्स में थ्योरम्स नहीं रहती, ऐसे यहां पर डॉक्ट्रिन रहती है, ये आपको फॉलो करनी पड़ेगी। इस डॉक्ट्रिन में क्या लिखा, सबसे बढ़िया बात, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। पहले तो ये अल्ट्रा वायर्स जो होता है ना, दिस इज अ लैटिन टर्म। कौन सी टर्म, लैटिन, नालायक, लैटिन। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज है और लैटिन लैंग्वेज में अल्ट्रा वायर्स का मीनिंग होता है बियॉन्ड द पावर्स। क्या होता है, बियॉन्ड द पावर्स। ठीक, इफ एनी एक्ट डन बियॉन्ड दैट विल बी अल्ट्रा वायर्स एंड वॉइड एब इनिशियो। मतलब मैंने तुमको बोला था एक कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो पावर्स लिखी हुई हैं आप उसके बाहर जाकर काम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कुछ भी आपने बियॉन्ड एमओए करा, पावर्स के बाहर जाकर करा, तो हम उसको वॉइड एब इनिशियो वाले मानेंगे। अब एक चीज और सुनना, अगर मान लो आपके सारे शेयर होल्डर उसको रैटिफाई भी कर दे, व्हाट इज रैटिफिकेशन, सब्सिक्वेंट अप्रूवल। रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सब्सिक्वेंट अप्रूवल, यानी काम होने के बाद लिया गया अप्रूवल। सर इसका एग्जांपल देना, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो मैंने बोला, मैंने अपने पापा से बोला, मैंने कहा पापा मेरे को ना इसका नाम लू, तुम मजे ना लो मुझसे बस। सर मान लो मैंने बोला कि ना मुझे ना प्रीति जिंटा से शादी करनी है, मेरे पापा ने बोला नहीं, मना हो गया, पर मैंने जाके कर ली। अब उसके बाद मैं प्रीति जिंटा को घर पे लेके आया और मैंने बोला कि पापा अब तो मैंने शादी कर ली, और उसके बाद पापा मान गए। दिस इज कॉल्ड रैटिफिकेशन और सब्सिक्वेंट अप्रूवल। वो एक्ट होने के बाद जो आप अप्रूवल लेते हो उसको हम क्या बोलते हैं, रैटिफिकेशन। तो ये बोल रहा है अगर तुमने कुछ बियॉन्ड करा, पावर्स के बियॉन्ड करा, दैट इज वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम मानेंगे वो वॉइड है, मतलब ऐसा मान लेंगे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ये सब कुछ वॉइड है। और अगर वो रैटिफाई भी हो जाता है, भाई देखो कितना भयंकर इंपैक्ट है। अगर होल बॉडी ऑफ द शेयर होल्डर कि 100% शेयर होल्डर भी उसको रैटिफाई कर देते हैं, हाँ ठीक है हम असेंट दे रहे हैं, हाँ ठीक है, तो भी वो एक्ट वॉइड ही माना जाएगा। MOA can be altered to widen the scope of object, but such alteration shall have prospective effect only, not the retrospective. Hence, an act once ultra vires remains forever. Oh, ये क्या बोल रहा सुना, एक मेमोरेंडम है, आपने क्या करा, आपने उसको ऑल्टर कर दिया। ठीक है, और ऑल्टर करके मतलब पहले देखो मेमोरेंडम में कुछ ऑब्जेक्ट लिखा था, आपने उस पावर से बाहर जाके कोई काम करा, बियॉन्ड पावर्स हो गया, अल्ट्रा वायर्स हो गया। अब आपने क्या करा, एमओए को ऑल्टर कर दिया, मेमोरेंडम को ऑल्टर कर दिया। मेमोरेंडम को ऑल्टर करने के बाद आप ये बोलते हो जो काम आपने बियॉन्ड पावर्स कर लिया था, अब आपने उसको अब पावर्स में लिख लिया कि हम ये कर सकते हैं। स्टिल वो वाला एक्ट जो रहेगा ना वो अल्ट्रा वायर्स ही माना जाएगा। जो ऑल्ट्रेशन का इफेक्ट होगा एमओए पे वो प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। एक पुरानी गलती वो गलती ही रहेगी, अगर आपने उसको सुधार भी लिया तो भी वो गलती तो गलती ही मानी जाएगी, उसको हम सही बोलने नहीं लगेंगे। ठीक है, और इसको लेकर एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट हुई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस। और पेपर में अगर ये पेपर में आया ना तुम्हारे, तो तुमको ये केस का नाम जरूर लिखना है। मैं तुमको कुछ स्पेसिफिक केसेस बोलूंगा कि देखो ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, तो भाई वो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। ये केस क्या हुआ, ये जो रिची था, सुनना, ये जो रिची था, ये एक बेल्जियम में ना एक रेलवे लाइन बन रही थी। ठीक है, अब थोड़ा केस को समझना, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस समझाऊंगा, फिर मैं उसके बाद ही समझा पाऊंगा कि ये क्या डिसाइड हुआ था इसमें। ये जो रिची था ये कॉन्ट्रैक्टर था। ठीक है, ये जो था एक बेल्जियम में ना एक रेलवे लाइन बन रही थी। इसने सोचा कि मेरे को ना एक रेलवे लाइन बनवानी है, मतलब ऐसे समझो, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो ये एक प्लेस है, ये एक प्लेस है। ठीक है, अब जो रेलवे लाइन थी ना वो कुछ ऐसे थी कि वो ऐसे घूम के जाती थी। ठीक है, वो ऐसे घूम के जा रही थी। इसने बोला, मतलब ये रेलवे लाइन थी ऐसे और ये ऐसे घूम के जाती थी, बीच में यहां पर लाइन नहीं थी।
इसने बोला हम यहां पर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं और ये वाली चीज को खत्म करके ना हम क्या करते हैं, हम रेलवे लाइन को ऐसे बनवाएंगे। ऐसे करके इसने एक रेलवे लाइन बनवाने का एक प्रोजेक्ट लिया। अब इसने जो अपने सारे फंड्स थे वो तो इसमें इन्वेस्ट कर दिए। इसके बाद इसने कंपनी को क्या बोला, इसने कंपनी को बोला, ये एशबरी रेलवे का पिक्चर कहां से आया उसको समझाता हूं। ये जो रिची है ना, ये गया इस कंपनी के पास, किस कंपनी के पास, एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी के पास, और इसको बोला कि देखो आप क्या करो, मेरे को मैं ना ऐसा ऐसा करके कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, तो आप मुझे इसके लिए ना फाइनेंसिंग कर दो, मतलब आप मेरे को फंडिंग कर दो। अब बात ये आती है, ये कंपनी का काम क्या था, इधर आओ, ये कंपनी का काम था, देखो क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड। अब कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा हुआ था, टू मेक सेल लेंड हायर द रेलवे प्लांट्स। इसके ऑब्जेक्ट में लिखा है मेक सेल लेंड हायर द रेलवे प्लांट्स टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम करेंगे एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर। जो स्यापा मचा था ना, वो सिर्फ इसी शब्द की वजह से मचा था, जनरल कॉन्ट्रैक्टर। यही वो वर्ड है जिसकी वजह से ये केस हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, यही वो वर्ड है जिसकी वजह से ये पूरा केस हुआ। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला रिची ने, किसको, कंपनी को जाके, कि देखो आप रेलवे प्लांट्स का जो है मेकिंग, सेलिंग, लेंडिंग, हायरिंग ये सब कुछ करते हो और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम करते हो, तो जनरल कॉन्ट्रैक्टर भी, क्योंकि आपने अपने क्लॉज में क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में जनरल कॉन्ट्रैक्टर, तो जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है कि आप ना फंडिंग भी कर सकते हो, हमें फाइनेंसिंग भी कर सकते हो। तो इसने कंपनी को मना लिया कि आप मुझे फंडिंग कर दो ताकि मैं ये सारा ब्रिज जो है ये बना सकूं और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकूं। ठीक है, कंपनी मान गई। कंपनी को लगा जनरल कॉन्ट्रैक्टर में ये कवर्ड है, कंपनी को लगा ठीक है भाई, और कंपनी ने क्या कर दी, फंडिंग कर दी। अब बात ये हुई कि क्या जनरल कॉन्ट्रैक्टर शब्द में फाइनेंसिंग इंक्लूड होगा या नहीं होगा। ये मैं आपसे पूछता हूं कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर शब्द में क्या फाइनेंसिंग की एक्टिविटी इंक्लूड होनी चाहिए। अब देखो तुम्हें भी जनरली लग रहा होगा नहीं, बट उस समय कंपनी को लगा कि हाँ ठीक है, जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब जनरल वर्ड है, हम इसमें कोई भी एक्टिविटी को ऐड कर सकते हैं। उन्होंने फाइनेंसिंग फॉर द रेलवे प्रोजेक्ट ऐड कर लिया। मेनली उनका काम था इंजीनियरिंग ऑफ द रेलवे प्लांट्स, रेलवे का ही काम था, बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, भाई तुम कंस्ट्रक्शन करो ना, तो वही सब काम इंक्लूड होगा। ठीक है, और तुमने क्या करा, तुमने जनरल कॉन्ट्रैक्टर में इंक्लूड कर लिया किस शब्द को, फाइनेंसिंग। यहां लोचा हुआ। जब इस जनरल कॉन्ट्रैक्टर में फाइनेंसिंग इंक्लूड हुआ तो लोचा क्यों हुआ, मैं आपको बताता हूं। आप लोग एक रूल पढ़ोगे, उसको बोलते हैं रूल ऑफ एडजस्टम जेनरेस। क्या बोलते हैं, रूल ऑफ एडजस्टम जेनरेस। ये क्या होता है सर, एडजस्टम जेनरेस। ये रूल क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड लिखे हुए हैं और कुछ एक जनरल वर्ड लिखा है, तो जनरल वर्ड का मीनिंग भी उन स्पेसिफिक वर्ड के हिसाब से निकाला जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने ऐसा लिखा, स्पून, प्लेट, फॉर्क, नाइफ। अब यहां पर ये नाइफ का मतलब क्या बताओ सर, क्या पूछते हो आप। नाइफ का मतलब है चाकू, है ना, तुमको यही लगा होगा। अब मैं एक लिखता हूं, स्वॉर्ड, गन, एक्स, नाइफ। अब ये नाइफ क्या है, अब तुमको ये नाइफ लग रहा होगा कि ये तो वेपन है, तो देखो लिखा मैंने दोनों का नाइफ ही है, बट इसका मीनिंग इसके साथ वाले वर्ड से आ रहा है, यानी ये वर्ड्स अपने कलर ले लेता है फ्रॉम द रिलेटेबल वर्ड्स। वैसा ही यहां पर हुआ। लॉ ने बोला भाई जनरल कॉन्ट्रैक्टर, यहां पर जो शब्द लिखा है उसको भी इसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाएगा। जनरल का मतलब ये नहीं तुम जनरल कुछ भी इसमें चीजें ऐड कर लोगे, ना ना मुन्ना ना। लेटर ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये रियलाइज हुआ कि कंपनी ने हरकत कर दी और कंपनी ने अपने ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड जाके काम करा है। एज इट वाज फेल्ट दैट जनरल कॉन्ट्रैक्टर इन ऑब्जेक्ट क्लॉज डज नॉट इंक्लूड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं आती, ये बोर्ड को रियलाइज हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद उसने मना करा। अब उसने मना कर दिया कि भाई हम प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ना अल्ट्रा वायरस काम कर लिया है, तो ये नहीं हो सकता। अब रिची ने बोला भाई मेरे तो पैसे लग गए हैं और तुमने भी थोड़े थोड़े पैसे लगा दिए, शेयर होल्डर्स के पैसे, भाई कंपनी के पास पैसे कहां से आए थे, शेयर होल्डर से, तुमने वही पैसे उठा के यहां लगा दिए। तो रिची ने दिमाग लगाया, यार ऐसे तो मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। रिची गया शेयर होल्डर्स के पास कि यार देखो मेरी बात सुनो, मेरा बहुत पैसा लग गया, तुम्हारे भी कुछ पैसे कंपनी ने उठा के लगा दिए, तुम प्लीज इस एक्ट को रेटिफाई कर दो ताकि प्लीज ये काम हो जाए। उसने शेयर होल्डर को मना लिया, शेयर होल्डर्स ने 100% शेयर होल्डर्स ने रेटिफाई करा, मेजॉरिटी बाय मेजॉरिटी शेयर होल्डर ने रेटिफाई करा, बट बोर्ड ने फिर भी फंड देने से मना कर दिया। जब कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल रेपुडिएट हो गया, कैंसिल हो गया, रिची ने केस फाइल करा फॉर द डैमेजेस कि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है। लॉ ने डिसीजन सुनाया,
ये जो एक्ट है ना, ये अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा। जनरल, इसने बोला कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो आपने शब्द लिखा हुआ है अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में, रिची ने ये क्लेम डाला था कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर जो है ना, ये वर्ड आपने जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है, ये कंपनी को पावर देता है कि आप इसमें आ सकते हो, और मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर ने तो रेटिफाई भी कर दिया है। तो वहां पर डिसीजन क्या आया, हाउस ऑफ द लॉर्ड ने बोला नहीं, कॉन्ट्रैक्ट जो था वो अल्ट्रा वायर्स था और ये कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड माना जाएगा। जनरल कॉन्ट्रैक्टर के अंदर it was interpreted to indicate as making generally of the such contract which are connected with the mechanical engineering। वो जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मीनिंग भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में ही लिया जाएगा, कुछ अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो कि तुम कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, तुम जनरल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो फाइनेंसिंग का ना। कोर्ट ने ये भी बोला, इफ एवरी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हैड बीन इन द रूम एंड सेड, सारे भी आ जाओ भाई, मेजॉरिटी छोड़ो, सारे भी आ जाओ, और सारे भी आगे अगर ये बोले दैट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच वी डिजायर टू मेक, विच वी ऑथोराइज द डायरेक्टर्स टू मेक, स्टिल अभी भी हम उसको अल्ट्रा वायर्स मानेंगे। और रिची जो है वो कंपनी को स्यू नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है, कंपनी ने अपना पल्ला झाड़ लिया, भैया हम पैसे नहीं दे रहे, आपके पैसे बर्बाद हुए हमें मतलब नहीं है। The shareholder cannot ratify such a contract as the contract was ultra vires the object clause which by act of parliament they were prohibited from doing। तो मना किया गया कि भैया ये अल्ट्रा वायर्स ही होगा, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट आपके बियॉन्ड द पावर्स है, आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और इसको अल्ट्रा वायर्स मानने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एब इनिशियो बोला गया। परमानेंट इंजंक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी पे स्टे ऑर्डर लगा देंगे, और डायरेक्टर्स जो है वो पर्सनली लायबल है टू द कंपनी एज वेल एज द थर्ड पार्टी। वो जो डायरेक्टर है वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे कंपनी, क्योंकि अल्टीमेटली तो कंपनी को डायरेक्टर ही चला रहे थे ना, तुमने कंपनी का नुकसान क्यों कराया, तो डायरेक्टर पर्सनली लायबल होंगे किसके प्रति, कंपनी के प्रति, किसके प्रति, कंपनी के प्रति, एज वेल एज थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी को जो लॉस हुआ है उसके लिए भी डायरेक्टर पर्सनली लायबल होगा, कंपनी लायबल नहीं होगी। डायरेक्टर पर्सनली उसको क्या करेगा, कॉम्पेंसेट करेगा टू द कंपनी एज वेल एज द थर्ड पार्टी। सो दिस वॉज द एंटायर केस एंड अ क्लासिक केस ऑफ बियॉन्ड द पावर्स। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। जब व्हेन आई वाज इन सीएस एग्जीक्यूटिव, मेरे एग्जाम में आई थिंक 8 नंबर का एक क्वेश्चन आया था अल्ट्रा वायर्स का, और ये पूरा केस समझाना था, ठीक है। बहुत बार रिपीटेटिव आता है, ठीक है, और सीए के एग्जामिनेशन में भी क्या बोलते हैं, ये केस बहुत बार पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है, तो आपको अच्छे से ये केस को पढ़ लेना है, ठीक है। और एक काम करते हैं, अभी मैंने पूरा मेमोरेंडम वाला केस जो है इसमें समझाया, ठीक। अब मैं ये चाह रहा हूं कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वाली जो कहानी है पूरी, और जो डॉक्ट्रिन और बची हैं, उसको अपन एक और नेक्स्ट वीडियो में लपेटेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो फॉर्मेशन वाला सारा पार्ट रहेगा उसको हम एक और सेपरेट वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। देखो, मैं ज्यादा इसलिए दे रहा हूं तुमको कि तुम लोग ना इसको सिर्फ रीड करके ना निकालो, ऐसा मत समझना कि और तो वो बेटर है कि 1 घंटे में 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर निपट जाता है, पर उससे क्या ही अंडरस्टैंडिंग आ रही है। 1 या 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर फटाफट रीड करने से वो एक तरीके से बिल्कुल ऐसा तुम रैपिडली पढ़ के निकल गए बस, ठीक है, तो समझ में तो कुछ आएगा ही नहीं। दिस थिंग विल फॉर श्योर हेल्प यू कि अच्छे से आप समझ भी रहे हो चीज को और अच्छे से रिवाइज भी कर लोगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से यहां तक रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में 1-2 दिन में ही लेकर आ जाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों ही आ सकती है, जिसमें मैं पूरा एओए वाला पार्ट जो है सेक्शन नंबर 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट, और साथ में 2 डॉक्ट्रिन्स वो अलग से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद फिर अपन बाकी बचा हुआ पार्ट जो है इनकॉर्पोरेशन वाला वो निपटाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, एंड कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।